पेशावर ज़ल्मी ने किंग्समैन को हराकर दूसरी बार पीएसएल का टाइटल अपने नाम कर लिया। ज़ल्मी ने हैदराबाद किंग्समैन को सीजन 11 के फाइनल में 5 विकेटों से शिकस्त दी। एरन हार्डी मर्दे मैदान करार, बॉलिंग और बैटिंग दोनों शोबों में बेहतरीन कारकर्दगी दिखाई। किंग्समैन के बैटर्स ने ज़ल्मी बॉलिंग अटैक के सामने हथियार डाल दिए। पीएसएल की रंगीनियां शायकीन ने शानदार इख्तितामी तकरीब से लुत्फ उठाया। अरबिक गर्ल ट्रॉफी को आसमान से जमीन पर लाई। स्वयं के सुल्तान वसीम अकरम और एशियन ब्रिडमैन जहीर अब्बास ने ट्रॉफी उठाई। शानदार आतिशबाजी ने तकरीब को 4 चांद लगा दिए। वजीर आजम शहबाज शरीफ की गद्दाफी स्टेडियम में पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद किंग्समैन के खिलाड़ियों से मुलाकात। पीएसएल की ट्रॉफी के साथ तस्वीर भी बनवाई। ट्रंप का आज से आपदाए होर्मुज़ में फंसे जहाज निकालने का ऐलान, रुकावट डालने की कोशिश पर सख्त रद्द अमल की धमकी। ट्रूथ सोशल पर जारी बयान में अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि दुनिया भर के मुताबिक ममालिक जो मशरिक़ वुस्ता में जारी तनाज़े का हिस्सा नहीं, उन्होंने अमरीका से दरख्वास्त की है कि आपदाए होर्मुज़ में फंसे उनके जहाज़ों को महफूज रास्ता फराहम किया जाए। ट्रंप ने इसे एक इंसानी हमदर्दी पर मबनी इक़दाम करार देते हुए कहा कि ख़ास तौर पर ईरान समेत मशरिक़ वुस्ता के ममालिक के लिए ये खैर सगाली का पैगाम हो सकता है। कई जहाज़ों पर खुराक और दीगर ज़रूरी अशिया की किल्लत पैदा हो रही है जो अमले की सेहत और सफाई के लिए वसाइल का बाइस बन सकती है। पाकिस्तान का अब्दाली मिसाइल सिस्टम का कामयाब तजुर्बा। 3 मई को जंगी मश्क इंडस के दौरान जमीन से जमीन तक मार करने वाले मिसाइल का मुजाहरा किया गया। 450 किलोमीटर तक हदफ को निशाना बनाने की सलाहियत रखने वाले मिसाइल के तजुर्बे से दुश्मन पर हैबत तारी। पाकिस्तान ने वाज़ेह पैगाम दिया कि जानेहाना अज़ाइम को खाक में मिलाया जाएगा। आलमी दिफाई माहिरीन के मुताबिक ये तजुर्बा भारत के फॉल्स फ्लैग हथकंडों का मुंह तोड़ जवाब है। मुल्क के बेशतर इलाकों में सूरज के तेवर, जनूबी इलाके शदीद गर्मी की लपेट में। कराची में दर्जा हरारत 39 डिग्री तक पहुंचा, महसूस 44 डिग्री किया गया। हैदराबाद में दर्जा हरारत 47 और सक्खर में 45 डिग्री तक रिकॉर्ड किया गया। लाहौर, पेशावर, इस्लामाबाद में मौसम मुअत्तदिल रहा। अस्सलाम वालेकुम, सुबह बखैर, खुश आमदीद। दुनिया बोल है के साथ मैं हूं सैयद फैसल करीम और मैं हूं सादिया सैमसन। वी रियली होप कि आपका वीकेंड बड़ा अच्छा हुआ होगा। हमारे लिए तो वैसे वीकेंड बड़ा अच्छा था। वी डिड वॉच एंड कवर पीएसएल और वी रियली होप कि जिस तरह से कल बहुत सारे लोगों की रात अच्छी रही होगी, वीकेंड अच्छा हुआ होगा, वैसे ही उनके दिन का आगाज़ बड़ा अच्छा रहा होगा। वेल, मैंने पीएसएल का तस्करा कर ही लिया है तो ज़रा फाइनल का जिक्र कर लेते हैं। कल का फाइनल सब एक्सपेक्ट कर रहे थे कि क्या शानदार होगा, क्योंकि ऑब्वियसली हैदराबाद क्या धमाकेदार परफॉर्मेंस देते हुए पहुंची है। लेकिन कहते हैं ना कि वो नर्वस हो जाना, नर्व्स को संभालना, फाइनल में इतना बड़ा क्राउड होना, क्या बात है जनाब। 129 रन ही बना सकी हैदराबाद की टीम और उसके बाद बाबर आजम कल जल्दी आउट हुए। बड़ा ड्रामा हुआ कल फैसल, लेकिन उसके बाद 4 विकेटों के बाद संभाला लिया और फिर पेशावर ज़ल्मी ने फाइनल तक, एंड तक, यानी अपने पूरे 130 उनको हासिल करने थे, वहां तक पहुंचे और इस तरह से वो कल उन्होंने अपनी दूसरी पीएसएल की ट्रॉफी भी उठा ली है। बेफिटिंग फॉर बाबर आजम, वो बाबर आजम जो टूर्नामेंट से पहले ही वाज आउट फ्रॉम ऑल सॉर्ट्स, जिनका स्ट्राइक रेट का मसला एंड फला ढिमका एंड ऑल, बट वही बाबर आजम अपनी पोजीशन पर आके खेलते हैं, ट्रॉफी लिफ्ट करते हैं। वेल, दैट्स अ रिप्लाई टू मेनी माउथ्स। और इसके साथ भी बहुत कुछ हुआ, द ओपनिंग सेरेमनी एंड ऑल, उस पर भी हम आगे चल के ज़रूर बात करेंगे। अगर हम बात कर ही रहे हैं मैचेस की, तो कुछ बात कर लें मौसम की भी। और मौसम जो है उसने कल कराची में तो बहुत ही ज़्यादा कहर ढाया है। इट वाज लाइक, जैसे कि हमने आपको बताया कि 39-40 फील 44 पे जा रहा है। मई का आगाज़ जो है वो शदीद गर्म मौसम की खबर लेके आया है कराची के लिए। और अब ऐसे में तेवर ऐसे बदले हैं कि कराची वाले जो हैं वो बेचारे आशश कर उठे हैं। सही बात है। और मेरे ख्याल में सब कह रहे थे कि अच्छा जी कराची में गर्मी आएगी तो भी एक्सट्रीम आएगी। बड़ी देर तक हो गया कि गर्मी नहीं आई, फिर ऐसी आई कि सबको बता दिया कि भाई मैं आ गई हूँ। और पूरा कराची क्या, पूरे मुल्क में ही हम देख रहे हैं कि गर्मी एक्सट्रीम पर पहुंच रही है। आगे चलकर मौसम क्या करवट लेगा, क्या आगे हम एक्सपेक्ट करें कि ये जो चेंजेस आ रही हैं एक्सट्रीम वेदर्स के, ये अर्ली मॉनसून भी लेकर आ सकते हैं। इस पर भी आगे चलकर बात ज़रूर करेंगे कि ये वेदर से क्या एक्सपेक्टेशंस हैं हमारी आने वाले दिनों में। एंड ऑब्वियसली हम कैसे भूल सकते हैं ईरान में इस वक्त जो सूरत हाल चल रही है और ईरान की जो पेश करदा तजावीज़ हैं, तो 14 तजावीज़ पाकिस्तान के ज़रिए उन्होंने अमेरिका को पहुंचा दी हैं। इस पर आगे चलकर प्रोग्राम में तफसीली तौर पर बात भी करेंगे कि अब मशरिक़ वुस्ता की क्या सूरत हाल बन रही है, जब हम देख रहे हैं कि वेपन की सूरत में इन्वेस्टमेंट्स की जा रही हैं यूएसए की जानिब से मशरिक़ वुस्ता में।
एब्सोल्युटली। और इसके साथ ही कुछ अहम सवाल भी हमें रेस करने हैं कि इस सारे ब्लॉकेड में फ़ायदा किसका हो रहा है, और ट्रम्प जो अपने बयानात की वजह से इतने बड़बोले लगते हैं, क्या वाकई वो सिर्फ बयानात की हद तक ही हैं, या फिर ये जितना तवील तर होता जाएगा इसका फ़ायदा किसको पहुंचेगा? और प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में हमारे साथ होंगे आज एक ख़ास मेहमान, क्योंकि ख़ास है आर्ट, वो है आर्ट, ट्रक आर्ट। पूरी दुनिया में जिन्होंने पाकिस्तान के ट्रक आर्ट को मुतारिफ कराया है, फूल पत्ती आर्ट जिसे कहा जाता है, ये सिर्फ ट्रक आर्ट अब नहीं रहा है, बल्कि ये घर का डेकोर भी है। ये सिर्फ घर का डेकोर नहीं है, अब ये हमारी सकाफ़ती पहचान बनता जा रहा है, और सकाफ़त से बढ़ के अब इसको एम्बेसीज एंड कॉन्सुलेट्स में सिफारती एम्बलम के तौर पे भी यूज़ किया जा रहा है। एब्सोल्युटली। तो आज हमारे मेहमान होंगे अली सलमान, उनसे बात करेंगे कि ट्रक आर्ट कैसे वो दुनिया तक ले गए और दुनिया से क्या रिस्पांस उनको पहुंचा। वेल, टॉप स्टोरी ऑफ द डे इज सीजन 11 का फाइनल जो कल हो गया, जो जीता पेशावर ज़ल्मी ने और ट्रॉफी लिफ्ट की उन्होंने अपनी दूसरी। इसी पर आज बात करेंगे हम सबसे पहले कि कितना अच्छा रहा ये सफ़र PSL 11, क्या पाया, क्या खोया, क्या चीज़ें हैं जो लर्न करनी चाहिए, कौन सी टीमें बेहतरीन रही, कौन से नए प्लेयर्स हमें मिल गए हैं, इन सब पर बात करते हैं। हमारे साथ मौजूद हैं क्रिकेट एक्सपर्ट अब्दुल गफ्फार साहब, हमारे साथ मौजूद हैं। हमें ज्वाइन करेंगे हैदर अली भी, क्रिकेट एनालिस्ट, और हमारे साथ होंगे एक्स क्रिकेटर तनवीर अहमद भी। बट स्टार्टिंग विद जनाब हैदर अली से हम स्टार्ट करें। अस्सलाम वालेकुम हैदर भाई, एंड थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। सो हैदर भाई, क्या फाइनल रहा, ज़बरदस्त, थोड़ा सा एंटी क्लाइमैक्स ज़रूर हुआ, और यहीं से अगर मैं सवाल का आगाज़ करूं, हैदराबाद मेरे ख्याल से शायद इतनी बड़ी टीम नहीं थी कि वो फाइनल में इतना बड़ा जोड़ दे सके। क्या हुआ हैदराबाद के साथ? क्या फाइनल के नर्वसनेस का, बड़े इवेंट के नर्वसनेस का शिकार हो गए? पहली बार आ रहे थे टूर्नामेंट में, इस वजह से हाउ कैन यू सम अप? ऐसा लग रहा था कुछ वो होमवर्क किए बगैर आ गए थे। जब एक दो विकेटें जल्दी गिर गई थी, उसके बाद जो मिडिल ऑर्डर के बैट्समैन है उनको थोड़ा सा मैनेज करना चाहिए था, थोड़ा विकेट पे स्टे करते ताकि एक पार्टनरशिप बनती। पार्टनरशिप कल बहुत जरूरी थी जो नहीं बन सकी। आखिर में कुछ हुआ, साइम अयूब ने कुछ कोशिश की और पहली दफा हमें साइम अयूब कलर में नजर आए पूरी इस PSL में, और उन्होंने थोड़ा सा टाइम लेके बैटिंग की। तो पिच में थोड़ा बाउंस था, डबल बाउंस भी था और कुछ एक्स्ट्रा बाउंस भी था, जिसकी वजह से 200-250 वाला स्कोर जो है वो मुमकिन नहीं था। और ये मेरे ख्याल से चीज जो है वो पहले हैदराबाद के बैट्समैनों ने भी नजरअंदाज की और फिर पेशावर के भी जो ओपनिंग बैट्समैन थे उन्होंने भी की। तो होमवर्क की कमी की वजह से और दूसरा पिच को एग्जैक्टली रीड ना करने की वजह से जल्दी विकेटें हैदराबाद की गिरी, और उसके बाद तेज स्कोर, शायद उनके दिमाग में ये था कि बड़ा स्कोर हर सूरत में करना है। हालांकि हर जगह आप हर पिच के ऊपर बड़ा स्कोर नहीं कर सकते हैं, बल्कि आपको मैनेज करना पड़ता है, आपको एक ऐसे स्कोर की तरफ जाना है। अच्छा अच्छा, अब मुझे हैदर भाई ये बताइए कि आपने, ठीक है सैम की बात की, उस पर तो हम बात करेंगे ही, लेकिन ऑल्दो के कल बाबर नहीं चल सके, फेल हो गए, गोल्डन डक, लेकिन व्हाट अ टूर्नामेंट फॉर बाबर आजम। टीम को उन्होंने लीड किया, टीम को लेके वो आगे चले, टीम को उन्होंने ट्रॉफी दिलवाई, तो सॉर्ट ऑफ रिडेम्पशन फॉर बाबर आजम। लेकिन बाबर आजम ने पूरे इस PSL में बड़ी अच्छी बैटिंग की है। एक मैच में अगर वो जल्दी आउट हो गए तो इसका मतलब ये नहीं कि वो फेल हो गए, ऐसा हो जाता है। और क्रिकेट में तो एक ही गेंद का गेम होता है, चाहे जितना बड़ा बैट्समैन हो। तो लेकिन बाबर आजम यहाँ तक तो टीम को लेकर आए, और एक तो कप्तानी अच्छी की उन्होंने, बैटिंग भी अच्छी की, और दूसरी बात ये है कि बाबर आजम अपनी बैटिंग के साथ वो दूसरे प्लेयर्स को खिलाते भी रहे, यानी अपनी पार्टनरशिप बनाते रहे, कुशल मेंडिस के साथ या हारिस के साथ या बाद में दूसरे बैट्समैनों के साथ। तो ये 2-3 फैक्टर होते हैं। आप खुद तो अच्छी बैटिंग कर लेते हैं, लेकिन आप जब दूसरे को भी खिलाते हैं, पार्टनरशिप बनाते हैं, तो ये आपके एक्सपीरियंस से आता है, आपके एक माइंडसेट की वजह से आता है। तो बाबर आजम ने मैं समझता हूँ PSL में अपना बिहेवियर भी चेंज किया है, अपने आप को मैनेज भी किया है, और डैमेज कंट्रोल करने की भी उनके आप जो है उनको समझ में आ गया कि डैमेज कैसे कंट्रोल होता है। या पहले था, लेकिन शायद बीच में वो उसको भुला बैठे थे। लेकिन तीनों चारों चीजों ने पेशावर ज़ल्मी को जो चैंपियन बनाया है, तो जाहिर है बाबर आजम का सबसे बड़ा हाथ है। लेकिन कुशाल मेंडिस, उनको भी हम नहीं इग्नोर कर सकते, जिनकी बैटिंग की वजह से ही कुछ ऐसे मैचेस थे जहां पे कुशाल मेंडिस ही अकेले मैच जितवाते रहे। फिर बॉलिंग पेशावर ज़ल्मी की, कल भी हमने देखा
सुफियान मुकीम अकेले, आई थिंक कि मैच अकेले अगर कहा जाए कि वन मैन आर्मी कोई थे तो वो सुफियान मुकीम थे। कल भी उन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की और पूरे ओ पीएसएल हैदर में भाई, बड़ी जबरदस्त। आपने चूंकि जिक्र कर ही लिया है, हम बीच में जब पीएसएल की लीग चल रही थी और पेशावर बड़ा अच्छा कर रहा था, तो हम बार बार यही बात कर रहे थे कि जिस दिन अपर ऑर्डर नहीं चलेगा उस दिन क्या होगा। तो इस पर तनवीर भाई हमें ज्वाइन कर चुके हैं, उनसे भी ज़रा बात कर लेते हैं। तनवीर भाई, ऑब्वियसली मिडिल ऑर्डर कल चल गया और जीत गया। फाइनल कल पेशावर जल्मी, कल बाबर आजम नहीं चल सके। एक मैच होता है, इट्स एवरी बैटमैन हैज़ दैट वन बैड डे, जो उनका कल हो गया। लेकिन बाबर आजम जिस तरह से पूरे टूर्नामेंट में पेशावर जल्मी को लेकर चले, उन्होंने अपने आप को भी ऊपर रखा, किस तरह से अपने आप को ग्रूम किया। इट वाज अ वंडरफुल इवेंट फॉर बाबर आजम एंड पेशावर जल्मी। देखिए, मेरे ख्याल में उनके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट था ये पीएसएल जीतना, और उनकी कप्तानी के ऊपर भी बहुत ज़्यादा बातें होती थी जब वो पाकिस्तान टीम के कप्तान थे। उनको हटाया गया कि कप्तानी अच्छी नहीं है, लेकिन उन्होंने शो किया इस पूरे पीएसएल के अंदर कि भाई मैं कप्तान अच्छा हूँ, लेकिन मुझे भी कॉन्फिडेंस दे और मुझे अपनी मर्ज़ी की टीम बनाने दें। और कोचिंग स्टाफ ने जिस तरह उसको बैक किया, स्पेशली जो गिब्सन उनके हेड कोच हैं, उन्होंने आते ही बोला कि भाई मुझे वही बाबर आजम चाहिए, अगर आपने उसके साथ अपनी टीम बनानी है हम आपको परमिशन देंगे अपनी टीम बनाने के लिए भी। उसके साथ से उसको कॉन्फिडेंस मिला, उसने रन्स किए, तकरीबन उसने आई थिंक 588 समथिंग रन्स उसने कर दिए। ठीक है, आखिरी जो मैच था इनका, जो फाइनल था, उसमें वो मैं समझता हूँ उन्होंने बैड शॉट खेला, उनको खेलना नहीं चाहिए था, क्योंकि 130 रन तो करने थे, आराम से खेलते रहते। खैर, जिन्होंने बातें करनी है उन्होंने ये भी बातें की कि जी बाबर आजम जो है वो बड़ा प्लेयर नहीं है, बाबर आजम फाइनल बड़ा मैच था उसमें आउट हो गए, जिसने जो बातें करनी है करने दो। और बाबर ने, आपको पता है, खुद एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में कल एक बात की कि मैं करता हूं तो फिर भी पीछे पड़े रहते, नहीं करता तो फिर भी पीछे पड़े रहते, इसका मैं जवाब नहीं दे सकता। लेकिन उनके लिए आगे फ्यूचर के लिए T20 टीम के लिए या T20 का कप्तान बनाने के लिए उनके लिए बहुत बेस्ट टूर्नामेंट था। अच्छा तनवीर भाई, वी टॉक्ड इनफ अबाउट बाबर एंड पेशावर, थोड़ा सा मैं चाहूँगा हैदराबाद के हवाले से भी। हैदराबाद की ऐसी जर्नी रही जो फैंस फेवरेट रहे, और लेबुशेन जो है, जिनका खुद का T20 एक्सपीरियंस नहीं था, ही टुक द टीम टू द फाइनल। इब्तदाई 4 मैचेस हारी भी हैदराबाद, यहाँ तक आना भी तो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है ना तनवीर भाई हैदराबाद के लिए। देखिए, बहुत बड़ी अचीवमेंट है। पेशावर का तो शुरू से ही सारे मैचेस जीतती हुई आ रही थी, तो उसको देखते हुए तो लग ऐसा रहा था कि शायद फाइनल भी पेशावर की टीम ही जीतेगी। लेकिन हैदराबाद की टीम बिल्कुल नीचे गिरी हुई टीम जो ऊपर आई, उसके बाद जिस तरीके से उन्होंने मैचेस जीते, बड़ी बड़ी टीम्स को उन्होंने मैच हराए, प्ले ऑफ्स में आए, बड़ी ज़बरदस्त वहाँ परफॉर्मेंसेस दी। फाइनल में भी एक टाइम पे ऐसा लग रहा था कि जब 3-4 आउट हो गए थे पेशावर के, उन्होंने बड़ी ज़बरदस्त जो है वो बॉलिंग की, गलत शॉट्स खेले पेशावर की तरफ से, लेकिन उसके बाद रन्स इतने नहीं थे जिसकी वजह से पेशावर ने जो है ये मैच बहुत आसानी से जीत लिया। इस मैच हार्डी ने जो परफॉर्मेंस दी है ना, वो बड़ी ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है। 50 रन की इनिंग उन्होंने भी खेली, 4 विकेट्स ली, मतलब टॉप क्लास किस्म की। एक किसी भी लीग में, किसी भी बड़ी लीग में कोई भी ओवरसीज़ प्लेयर या लोकल प्लेयर्स इस फाइनल में आके इस तरीके से परफॉर्म करता है, तो मेरे ख्याल में उसके लिए जो है वो बहुत बड़ी एक लीग होती है और बहुत बड़ी परफॉर्मेंस होती है। और ज़ाहिर सी बात है, हार्डी की इस परफॉर्मेंस को पेशावर ज़ल्मी जो है वो बहुत टाइम तक याद रखेगा। ऑल राइट। अच्छा तनवीर भाई साथ ही रहिए। अच्छा हैदर भाई, अब मैं अगर पूरे इस टूर्नामेंट की बात करूं, बाबर वॉज वन नेम जो पीछे से अच्छा करते हुए, तो ऑब्वियसली इज लेजेंड, वो तो आ ही रहे थे। आपकी नज़र में कुछ ऐसे सितारे झलक के आए इस बार की पीएसएल में जो पाकिस्तान का फ्यूचर है? ऑल्दो आई डोंट सपोर्ट इट कि आप पीएसएल की बुनियाद पे किसी को लाएं और टीम में डाल दें, ये नहीं होना चाहिए। पीएसएल की बुनियाद पे पिक करें, डोमेस्टिक में डालें, ग्राइंड करें फॉर इंटरनेशनल पर्पसेस एंड देन फिर इंटरनेशनल पे लाएं। तो ऐसा कोई टैलेंट आपको नजर आया इस बार? देखिए पीएसएल में कुछ प्लेयर्स आप कह सकते हैं यंग प्लेयर, जिसमें समीर मिनाज जो हैं वो सबसे क्लियर पिक्चर हैं, जिन्होंने बड़ी अच्छी बैटिंग की। फिर उसके बाद कुछ बॉलर्स थे जिन्होंने बड़ी अच्छी बॉलिंग की। तो टैलेंट तो है, ऐसी बात नहीं है, लेकिन सबसे बड़ा जो हमारा प्लेयर्स का जो मसला सिलेक्शन का है कि वो हमेशा शॉर्ट सिलेक्शन में गलतियां करते हैं। और उसी वजह जैसे मास सदाकत है, मास सदाकत जो है, कल उनको पिच को रीड नहीं किया उन्होंने और एक गलत शॉट खेला उन्होंने वहीं पे, जबकि उनको सोचना चाहिए था ये फाइनल मैच है, ये कोई लीग का मैच नहीं है। तो हमारे पास टैलेंट है, बड़ा जबरदस्त टैलेंट है। समीर मिनाज हैं, अली रजा हैं, नाज सदाकत हैं। फिर उसके बाद और भी बहुत सारे ऐसे हैं जिनको मौका नहीं मिल सके। फरहान यूसुफ हैं,
बड़ी अच्छी सर बैटिंग इसमें करते हैं। सुफियान मुकीम को भी डाल ले, मेरे ख्याल से नहीं, हाईएस्ट सुभान विकेट मुकीम तो टेकर भी आपके है। एक्सपीरियंस देखिए, सुभान मेरे मुकीम ख्याल से अब वो बेचारा क्या करे, टीम मैंने कह रहा आखिरी में उसके बाद जादू टोना रह गया है। अगर कहीं होता है कराची में जादू टोना के कोई बाबा करते हैं, वो टीम में एंट्री के लिए जादू टोना हो, वही रह गया, वरना तो इसके अलावा और कोई कसर नहीं छोड़ी उसने। बिल्कुल बिल्कुल। देखिए T20 वर्ल्ड कप में उनको नहीं लिया गया, ये बड़ी ज्यादती हुई। हमने उसमें बड़ी बात की, मैंने तो उसमें मैंने कॉलम्स लिखे उसके बाद कि आप इसको तो टैलेंट हम हमारी क्रिकेट में मसला ये है कि हम बहुत ही जब प्लेयर्स की सिलेक्शन में आते हैं तो हम स्टेट्स देखना शुरू कर देते हैं, पुराना उनका एक्सपीरियंस देखना शुरू, हम टैलेंट को नहीं देखते हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं तो टैलेंट की बात करते हैं, जी ये टैलेंटेड है, वो टैलेंटेड है। अच्छा, दूसरी बात ये है कि कंसिस्टेंसी बड़ी अहम चीज होती है। हमारे प्लेयर्स में कंसिस्टेंसी भी नहीं है। एक मैच में आप सेंचुरी करते हैं या सेंचुरी करीब जाते हैं, अगले मैच में बिल्कुल आप आउट ऑफ कंट्रोल होकर शॉट्स खेलते हैं। तो ये कुछ चीजें जो है हमारे टैलेंटेड जो यंग टैलेंट है उनको थोड़ा सीखनी भी होंगी, बनानी भी होंगी। और एक अच्छी बात थी कि आपने हैदराबाद की बात की, हैदराबाद के कप्तान लबुशेन थे। लबुशेन एक बड़े एस्टैब्लिश प्लेयर हैं, वो T20 प्लेयर नहीं, और उन्होंने इस PSL में जो जितनी भी बैटिंग की है उन्होंने अकॉर्डिंग टू टेक्स्ट बुक शॉट खेले। उन्होंने कोई स्लॉग शॉट नहीं खेले, स्लॉग स्वीप मार दिया, ये कर दिया। तो नए टैलेंट को अपने एक्सपीरियंस प्लेयर्स के साथ कुछ सीखना भी चाहिए, देखना भी चाहिए। तो टैलेंटेड प्लेयर्स जो हैं बड़े अच्छे हैं, लेकिन आपको जो लंबी क्रिकेट है उसके बगैर आपका टैलेंट बेकार है। आपको 4 डे क्रिकेट पे बहुत ज्यादा जाना पड़ेगा, तभी आप कुछ प्लेयर्स बना सकते हैं। अच्छा नाउ तनवीर भाई, मुझे ये बताइए कि अब इस जीत के साथ ही कहा यह जा रहा है कि वो बाबर जिसको चौथे नंबर पे फेंक दिया, स्ट्राइक रेट नहीं है, फला ढिमका, अब कहा जा रहा है कि बॉस इम्पैक्ट पड़ेगा इस पूरे टूर्नामेंट का, और जो आइंदा जो भी T20 टूर्नामेंट हो, ना सिर्फ बाबर को उस पर आना चाहिए, उनसे तो सवाल भी हो गया कैप्टनसी का, क्या कहेंगे? देखें, अब तो मेरे ख्याल में अगर सेलेक्टर्स ने उसको नहीं सेलेक्ट किया तो ये चीज़ जो है वो बिल्कुल क्लियर हो जाएगी कि कुछ सेलेक्टर्स ऐसे हैं सिलेक्शन कमेटी में जो बिल्कुल उसके साथ ज़िद बना के उन्होंने रखी हुई है, या उसको बिल्कुल पसंद नहीं करते। अगर बाबर आजम अब T20 के स्क्वाड में सेलेक्ट ना हुआ, अभी T20 बहुत आगे है, काफ़ी 5-6 महीने के बाद है, उसमें फिर देखेंगे। उससे पहले टेस्ट क्रिकेट भी है, ODI भी है। अब उसकी बाबर की कैसी परफॉर्मेंसेस रहती हैं, अगर बुरी हुई तो फिर T20 में सेलेक्ट होते नहीं होते। लेकिन फ़िलहाल जो उसकी परफॉर्मेंस है, मैं तो ये सोच रहा हूँ कि बाबर आजम की इस परफॉर्मेंस पे और जो पेशावर जीती भी है उसकी कैप्टनसी में, कहीं उसको जो है वो कप्तानी की ऑफ़र ना हो जाए। ये पाकिस्तान है, यहाँ कुछ भी हो सकता है। लेकिन जिस तरह मैंने बात बोली कि अगर बाबर आजम को T20 की टीम में सेलेक्ट ना किया और एज अ ओपनर ना खिलाया गया, तो इससे क्लियर हो जाएगा कि सिलेक्शन कमेटी में कुछ लोग ऐसे हैं जो बिल्कुल उसको लाइक नहीं करते और वो चाहते हैं कि किसी तरीके से ये T20 टीम से बाहर हो जाए। सही। अच्छा तनवीर भाई, इस टूर्नामेंट में बहुत से नाम निकल कर आए हैं। अभी जैसे हैदर भाई से सुफियान का जिक्र कर रहे थे फैसल, एंड देन लॉट ऑब्वियसली मिनाज ब्रदर्स हैं, सम ऑफ द प्लेयर्स उनको चांस कब मिला, पोटेंशियल नज़र आया। क्या लगता है आपका पिक ऑफ द अगर पूछा जाए इस PSL सीजन, तो कौन से ऐसे प्लेयर्स होंगे आपके लिए? देखिए, इस पूरे PSL में मेरे ख्याल में मुझे ऐसा कोई प्लेयर नज़र नहीं आया कि जिसने बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के रन्स किए हों। रन्स मतलब जिस तरह बाबर ने बहुत बड़े रन्स किए, या साहबजादा फरहान ने किए, या कुसाल मेंडिस ने जिस तरीके से परफॉर्मेंस दी है, या और दीगर प्लेयर्स ने, उस्मान खान ने जिस तरह परफॉर्मेंसेस दी हैं। मतलब PSL में कोई पाकिस्तान की तरफ से कोई ऐसा यंग टैलेंट ऐसा नज़र नहीं आया जिसने 300 साढ़े 300 रन किए हों। समीर मिनासी मैं बात करता हूँ, मैं ये नहीं कहता कि इनको आप फ़ौरन T20 की टीम में लेके आ जाएं, ठीक है। माँ सदाकत की बात कर रहे थे, वो भी एक्सपोज होते रहे डिफरेंट मैच कंडीशंस के अंदर, डिफरेंट बॉलर्स के आगे। तो ये 2 टैलेंट हमें बहुत अच्छे नज़र आते थे, हैं भी, लेकिन ऐसा नहीं नज़र आता कि मुझे आप ये फ़खर जमान की जगह ये आ जाएं, या साहबजादा फरहान की जगह आ जाएं, या बाबर की जगह आ जाएं। मुझे कोई ऐसी परफॉर्मेंसेस इनकी नज़र नहीं आती। टैलेंट है, जिस तरह मैं हसन नवाज़ की बात करता हूँ, वो एक अच्छा टैलेंट मुझे मिडिल ऑर्डर में इस्टेब्लिश होता हुआ जो है वो नज़र आए। लेकिन हम बाबर के साथ जो बात कर रहे हैं, शान मसूद ने भी इस PSL के अंदर बहुत ही ज़बरदस्त उसने प्रेशर एक्टर्स के ऊपर कि मिडिल ऑर्डर में आके, स्पेशली लेफ्ट हैंडेड जो है,
उसने ये बोला कि भाई मुझे इग्नोर मत करें, मैं बड़ी ज़बरदस्त T20 खेल सकता हूँ और चौथे नंबर पे मैं बैटिंग कर सकता हूँ, तो मुझे भी कंसीडर किया जाए T20 क्रिकेट में। पुराने लड़के परफॉर्म कर रहे हैं जो काफ़ी अरसे से डोमेस्टिक खेल रहे हैं या ओके, पाकिस्तान खेल रहे हैं। नया टैलेंट बैटिंग में मुझे कोई ऐसा नज़र नहीं आया कि जिसने बहुत ही ज़बरदस्त कोई ऑल राइट। इम्पैक्ट डाला हो। ओके, तनवीर भाई थैंक यू सो मच, आप हमारे साथ मौजूद थे, और हमारे साथ हैदर भाई आप मौजूद रहिएगा। मीनवाइल हम ज़रा क्रिकेट जर्नलिस्ट एक्सपर्ट अब्दुल गफ़ार को भी शामिल गुफ्तगू कर लेते हैं। गफ़ार भाई अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू सो मच। ये मुझे पता है कि आपका ख़ुद का ताल्लुक पेशावर से, इसलिए आप तो खुश होंगे बहुत ज़्यादा। तो बाबर आजम, उनका स्ट्राइक रेट, फला ढिमका, ईच एंड एवरीथिंग, लेकिन इतनी बड़ी कामयाबी, इस परफॉर्मेंस और बाबर के मुस्तकबिल में आपको क्या नज़र आता है? शुक्रिया सबसे पहले, और मैं कहूँगा पेशावर ज़ल्मी के तमाम फैंस को ढेरों मुबारक शाह, और फिर हैदराबाद के फैंस को कि हार्ड लक, बहुत अच्छी क्रिकेट खेली आपने, में एक बहुत ही अच्छे अंदाज से इस टूर्नामेंट को उठाया पूरे इंटीरियर सिंध के लिए। और पेशावर ज़ल्मी आई थिंक मोस्ट डिजर्विंग विनर ऑफ दिस ट्रॉफी बिकॉज ऑफ 2-3 रीजन। एक तो सबसे ज़्यादा मैचेस जीते, सबसे ज़्यादा मरतबा 5वीं मरतबा फाइनल में आए थे, तो 4 में से एक फाइनल जीते हुए थे, तो डजन लुक जस्टिस टू देयर वेरी कंसिस्टेंट रन। 10 प्लेऑफ खेले हुए हैं, सबसे ज़्यादा 69 मैचेस जीतनी हैं। और पेशावर ज़ल्मी के लिए जहाँ ये जीत बहुत इंपॉर्टेंट थी कि उनको एक दोबारा से 10 साल बाद वो जीते हैं। 2017 में आखिरी मरतबा डैरन सेमी ने उनको जितवाया था। बाबर आजम, आई थिंक फिटिंगली बाबर आजम लिफ्टेड द ट्रॉफी फॉर पेशावर ज़ल्मी। आउटस्टैंडिंग उनकी बैटिंग रही, मैंडिस के साथ उन्हें पूरे टूर्नामेंट में इस PSL को डोमिनेट किया। अनफॉर्चुनेट रहा कुछ, जैसे तनवीर ने भी कहा, मुझे लगता है कि थोड़ी सी जल्दी कर गए बाबर और मैंडिस दोनों ही, लेकिन इट्स हैपेंड। आप समटाइम आप नहीं रन कर पाते, पूरे सीजन में रन किए, लेकिन ये बाबर के कैरियर के लिए आई थिंक इट्स अ टर्निंग पॉइंट फॉर मैनी रीजंस। उसका कॉन्फिडेंस, उसका बिलीव, इस सिस्टम का उस पर बिलीव वापस आएगा। लोग यही बात करते थे वो ट्रॉफी नहीं जीत पाते हैं एज अ खिलाड़ी, एज अ कप्तान, बट देखें ना तकरीबन 600 रन कर दिए। इसी तरह उनकी लीडरशिप देखें, किस तरह की उनकी पूरे टूर्नामेंट में बॉलिंग चेंजेस रही हैं। इसी पेशावर ज़ल्मी के स्क्वाड पर बहुत ज़्यादा बात होती थी टूर्नामेंट से पहले, बट मोहम्मद अकरम इनके जो कोच हैं, डायरेक्टर हैं, और फिर बाबर ने जिस तरह की टीम असेंबल की, फिर जिस तरह का खिलाया, तो ये टूर्नामेंट जब आप जीतते हो तो इसमें बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। और आई थिंक ये जो टूर्नामेंट पेशावर ज़ल्मी जीता है इज़ बिकॉज ऑफ देयर वेरी वेरी गुड ऑक्शन, बिकॉज ऑफ वेरी फाइन सिलेक्शन, लाइक मेंडिस, लाइक हार्डी, लाइक नाहिद राना। कोई इनको ज़्यादा रेट नहीं कर रहा था PSL से पहले कि ये कोई बहुत बड़े फैक्टर हो सकते हैं, बट हेयर यू गो, पेशावर ज़ल्मी अगेन विद सम वेरी गुड टैलेंट दे प्रोड्यूस इन पास। आपको याद होगा कि शरफेन रदरफोर्ड को ये वेस्ट इंडीज़ में खेलाने से पहले PSL में इंट्रोड्यूस करा गए थे। डेविड मलान इनकी तरफ से खेल गए। इसी तरह अगर हम बात करते हैं, ल्यूक वुड खेले, उसके बाद वो इंग्लैंड और फिर IPL तक पहुंचे। तो आई थिंक क्रेडिट गोज टू देयर इंटायर स्टाफ, बाबर के साथ साथ उनके हेड कोच, उनके कोचेस का भी, जिन्होंने इस टीम को असम्बल किया। अच्छा हैदर भाई, नाउ कमिंग टू यू, जिस तरह गफ्फार भी बात कर रहे हैं, कंटिन्यूएशन ऑफ पॉलिसी, कोई भी इदारा हो, कोई भी महकमा हो, कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो या कोई भी टीम हो, उसके लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसकी मिसाल पेशावर ज़ल्मी है। 10-11 साल से एक टीम डायरेक्टर, 10-11 साल से एक ही सारा सेटअप, ये कितने खूबसूरत मनाजिर हैं। जावेद आफरीदी इनके साथ मौजूद हैं, मोहम्मद अकरम इनके साथ मौजूद रहे, मतलब बातें नहीं की खामखा आके। मोहम्मद अकरम हैज़ बीन वेरी साइलेंट, आराम से खामोशी से अपना काम करते रहे। नाउ माय क्वेश्चन इज सर, PSL से हम एज क्रिकेटिंग नेशन क्या हासिल करते हैं? लाइक हमने देखा कि हैदराबाद आई, और कल हम देख रहे थे अपने रात के प्रोग्राम में भी कि हैदराबाद के लोग बड़े एक्साइटेड थे। लोग आठोबान रोड पे बैठे हुए हैं और लोग स्क्रीन को एंजॉय कर रहे हैं, छोटे बच्चे एंथुजियास्ट होके सामने आ रहे हैं। सो क्या ये PSL इस बार एंगेज करने में कामयाब हुई है लोगों को? और अगर नहीं हुई तो ये जो फ्रेंचाइज हैं उन पे कितनी जिम्मेदारी आती है कि वो सिर्फ टीम खरीद के बैठ ना जाएं, या सिर्फ डगआउट में आके 2 एक्ट्रेसेस और 2 एक्टर्स को लेके सिर्फ तालियां ना मारें, वो आगे क्रिकेट डेवलपमेंट के लिए काम करें, टीम डेवलपमेंट के लिए भी काम करें। 2 टीमें करती हैं, 2-3 टीमें, इसके अलावा कोई नहीं करता। अब बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखें, कारकर्दगी में तसलसल जभी होता है जब आप अपनी मनसूबाबंदी में कोई ऐसा कोई सकम नहीं रखते हैं कि जहाँ पे दूसरे लोगों को ज़बरदस्ती आना पड़े या मजबूर आना पड़े आपकी मनसूबाबंदी में।
जो बात आपने की फ्रेंचाइज की कि वो कितना सीरियस है, कितने संजीदा हैं, तो मुझे माफ़ कीजिएगा, पूरे इस पीएसएल में 11 साल के बाद भी मुझे कोई ऐसी फ्रेंचाइज नज़र नहीं आती है जिसने मकामी सतह पर कुछ काम किया हो। अगर आप टैलेंट हंट की बात करें तो लाहौर कलंदर्स ने काम किया है, उन्होंने प्लेयर्स ढूँढे हैं, या पेशावर ज़ल्मी ने कुछ काम किया है। लेकिन वो काम भी ये नहीं कहा जा सकता कि उन्होंने कोई क्रिकेट के लिए किया है, वो अपने प्लेयर्स को ढूँढने के लिए करते रहे हैं। लेकिन बाकी जितने भी फ्रेंचाइज़ हैं, अब हैदराबाद किंग्समैन जो है, उनके लिए वहाँ के हैदराबाद के लोगों के जज़्बात थे, क्योंकि हैदराबाद एक बहुत बड़ा शहर है जिसको हमेशा नज़रअंदाज किया गया, इग्नोर किया गया। वहाँ पे कोई सहूलियात नहीं है, कोई ग्राउंड नहीं है। और ये आप ये देखें कि ये फ्रेंचाइज़ीज़ जो हैं, मुझे अफ़सोस से कहना पड़ता है कि इनके अरबों डॉलर के मंसूबे हैं, इनके अखराजात हैं जी, अरबों जी। रुपए के, उसके बावजूद इन्होंने क्रिकेट के लिए बुनियादी कोई ढाँचा नहीं किसी ने बनाया, किसी ने भी। आप अगर दूसरे मुल्कों में जाके देखें, बिग बैश में जाके देखें, या आप आईपीएल में देखें, वहाँ उन्होंने बुनियादी ढाँचे बनाए, अकेडमियाँ बनाई, वहाँ पे। यहाँ पे किसी ने कुछ नहीं किया, और ना वो फ्यूचर में करेंगे। मैं आपको एक बात बता दूँ, क्योंकि जब आप क्रिकेट को खेल के लिए नहीं लेते हैं, बल्कि पैसा कमाने, पब्लिसिटी और अपनी शोहरत के लिए लेते हैं। अब हैदराबाद किंग्स में जिन लोगों के हाथ में, टीम जिन लोगों के हाथ में, ये कभी क्रिकेट के लिए कुछ नहीं करेंगे, ना ये ओह! फ्यूचर में करेंगे, और ना अभी आप इनसे कोई तवक्को रखें, क्योंकि इनका हैदराबाद से कोई ताल्लुक नहीं है। लेकिन सही। लोग हमारे यहाँ सादा लोग हैं, जज्बाती हैं, उनको पहली मेरे दफा ख्याल एक में कुछ यही एक वजह है कि हम पेशावर को इतना काम करते हुए देखते हैं, बिकॉज हम आफरीदी साहब को खुद जानते भी हैं। गफ़ार, क्या हम नतीजा अखज़ करें पाकिस्तान की टीम में भी, जब हम ओवरऑल सिनेरियो देखते हैं व्हेन इट कम्स टू पेशावर ज़ल्मी की जो परफॉर्मेंस है, बाबर आजम की कप्तानी होनी चाहिए या नहीं आएगी? जैसे कि यही प्लेयर्स हैं, यानी यही बाबर आजम है, इनके लिए कहा जाता था कि बाबर आजम हमेशा अहम मौक़ों पर चोक कर जाते हैं, परफॉर्म नहीं कर पाते। कल एक मेरे ख्याल में उनका मैच था, एंड वी हैड टू टेस्ट कि कब इनका अपर ऑर्डर नहीं चलेगा और मिडिल ऑर्डर परफॉर्म करेगा। तो आपको क्या लगता है कि इन्होंने जिस तरह से एक टीम को कामयाबी दिलाई है, इज ही मेकिंग अ कमबैक? व्हाट सॉर्ट ऑफ कॉन्फिडेंस हैज ही बिल्ट फ्रॉम दिस पीएसएल? बिल्कुल, अगर आपको याद हो तो उनकी जो कैप्टनसी थी पाकिस्तान, उसमें सेमीफाइनल पहले वर्ल्ड कप का खेला, एक बड़ा क्लोज सेमीफाइनल में ऑस्ट्रेलिया से आ रहे, वही ऑस्ट्रेलिया जो दुनिया भर की टीमों के दिल तोड़ता रहा है, हमारे साथ भी उन्होंने यही किया था। और फिर फाइनल हम इंग्लैंड से हारे, वो बड़ा अच्छा क्लोज मैच था। एशिया कप के फाइनल में जब भारत एशिया कप की फाइनल में नहीं पहुंचा, पाकिस्तान और श्रीलंका पहुंचे हुए थे, बट इन चीज़ों को हमने याद नहीं किया। ऐसे लगता है जैसे हमारे क्रिकेट सिस्टम में ना एक बहुत जल्दबाजी है कि हम बहुत जल्दी ट्रॉफी एक्सपेक्ट करने लग जाते हैं, बहुत जल्दी नताइज वैसे मानते हैं जो कि शायद हमें नहीं मानने चाहिए। हमें थोड़ा सा कंसिस्टेंसी पे, बाबर अगर कप्तान रहते कुछ अर्सा और, तो शायद ये परफॉर्मेंसेज वो पाकिस्तान टीम के लिए भी कर रहे होते। मेरा एक बिलीव है बड़ा सिंपल फैसल, कि अकेला खिलाड़ी ना टीम को बनाता है ना बिगाड़ता है। इट्स द 11 जो कि पूरी टीम बनाती है। बाबर को जो क्रेडिट जाता है यहाँ पर, वो उनकी खिलाड़ियों की वजह से भी जाता है। और अगर माजी में कभी बाबर के अंडर पाकिस्तान हारा है तो वो सिर्फ बाबर का कसूर नहीं था, टीम का भी था। ऑल राइट, अब्दुल गफ्फार बहुत शुक्रिया। हैदर भाई आपका भी बहुत शुक्रिया। तनवीर साहब भी हमारे साथ मौजूद थे, हम बात कर रहे थे पीएसएल के हवाले से, और क्या ही ज़बरदस्त रही है। अब कमिंग अगेन, दीज आर द सीन्स, बाबर आजम लिफ्टिंग द ट्रॉफी और उनके साथ उनका पूरा कंटिंजेंट। वी जस्ट होप कि यहाँ से, अब देखिए कुछ प्लेयर्स ऐसे हैं सादिया, जैसे कि अली रज़ा हो गए, फरहान यूसुफ हो गए, ये वो प्लेयर्स हैं कि शायद इन्हें अभी नेशनल्स का मौका नहीं मिले। लेकिन सुफियान मुकीम जो नॉक नहीं करे दरवाजे पे, दरवाजा तोड़ के अंदर आना चाह रहे थे, हाईएस्ट विकेट टेकर, प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ द पीएसएल। वेरी स्मार्ट बॉलिंग फ्रॉम हिम। देखते हैं कि प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट ऑफ द पीएसएल अब पाकिस्तान के सेलेक्टर्स को लुभा पाते हैं नहीं। एक ब्रेक ले रहे हैं, उसके बाद दोबारा हाजिर होंगे देवदास। एक बार फिर आपको कहेंगे खुश आमदीद। राइट नाउ अगर मैं देखूं अपने टैब में कि टेम्परेचर है क्या कराची का, तो 10 बजे के लिए वो 37 डिग्री बता रहा है। एंड एज द डे प्रोग्रेसेस, कराची वालों आपके लिए अच्छी खबर नहीं है, क्योंकि आज मैक्सिमम 42 तक जा सकता है
37, 39 दोपहर 12 बजते ही आपके 12 बजने वाले हैं क्योंकि 41 डिग्री होने वाला है और 1 और 2 बजे तक तो इट्स गोइंग टू बी 42। फिर उसके बाद 4 बजे के बाद चीज़ें नीचे आएंगी और 39, 37 जाएगा। ये तो हमने 40, 41, 42 रियल टेम्परेचर बताया। फील लाइक तो फिर आप भूल ही जाए। तो और कल फिर जो इसका असर घरों पर होता है, यू नो द होल डे योर आपके जो घर होते हैं वो इस हीट के अंदर तपरे होते हैं। जी। एंड बाय 4 o'clock ठीक है सूरज नीचे चला जाता है, लेकिन आपके घर का टेम्परेचर 7-6 बजे तक नीचे नहीं आता। ये एक ऐसा टॉपिक आपने छेड़ दिया है कि बहुत वास्ट है। मतलब कि हमारे घर की जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है वो सस्टेनेबल नहीं है और इसीलिए वो गर्मी को सीमेंट और ब्लॉक एब्जॉर्ब करके रखते हैं। अगर कोई और कंस्ट्रक्शन मटेरियल जो कि मज़ीद सस्टेनेबल हो, एनवायरनमेंट फ्रेंडली हो, तो वो हीट को रिपेल करेगा। लेकिन जो हम क्या एक्सपेक्ट करें इस बार, हमें कहा तो गया है कि हीट वेव्स एंड ऑल वो है, लेकिन इसमें हमारा कितना रोल है और हम इसको ठीक करने के लिए कुछ कर भी रहे हैं या नहीं। माहिर माहौलियात आफिया सलाम आज हमारे साथ मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम मैम आफिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप यू आर हैविंग अ प्लेजेंट डे until yet. आफिया साहिबा, कल कराची में बहुत टेम्परेचर, आज भी बहुत टेम्परेचर। माय फर्स्ट क्वेश्चन आपके लिए यही है कि कुछ दिनों पहले हमने ये सुना कि कराची का जो ग्रीन कवर है रिड्यूस होकर इतना कम रह गया एंड ऑल। ये सारी चीज़ें इस फैक्टर में शामिल तो कर रही हैं ना अपना पार्ट? बिल्कुल, देखिए ये बढ़ावा दे रही है ना, वो जो आपने फ़ील लाइक का कहा है, वो उस चीज़ को फ़ील लाइक क्या बनाता है? जो एक्चुअल टेम्परेचर है उसमें हम कमी तो नहीं ला सकते, लेकिन जो चीज़ें अपना असर दिखाती हैं, अब आपने इससे पहले बहुत अच्छा हुआ आपने उसका ज़िक्र किया कंस्ट्रक्शन मटीरियल का। अब हम घर भी ऐसे बनाते हैं कि जो ठंडे नहीं होते, पहले घर टेम्परेचर पाकिस्तान में जनरली इसी तरह होते थे, हीट वेव आती है, बल्कि हम तो कराची में बहुत ब्लेस्ड हैं कि हमारे यहाँ समुद्री हवा है। लेकिन 45, 48, 50 के करीब तक का टेम्परेचर मुल्क के दूसरे इलाकों में एक नॉर्मल चीज़ है, हिस्टोरिकली नॉर्मल है। ये सिर्फ़ अभी ये क्लाइमेट चेंज का शाखसाना नहीं है, ठीक है? अब जैकबाबाद है, सिब्बी है, आपका प प इस तरफ मुंजदौरा वगैरह की तरफ आपको मालूम है कि इतने ही टेम्परेचर हुआ करते हैं। लेकिन उस ज़माने में कंस्ट्रक्शन किस चीज़ की होती थी? बड़े जो वो घर होते थे, मिट्टी के होते थे, लाइम प्लास्टर होता था और ऊँची छतें होती थीं, रोशनदान होते थे, चिकों का इस्तेमाल होता था ताकि वो डायरेक्ट आपकी खिड़कियों के साथ बरामदे बने होते थे घर में, जिसकी वजह से डायरेक्ट आपके जो कमरे हैं, जिसके अंदर आपकी रिहाइश है, वहाँ तक वो धूप नहीं पहुँचती थी डायरेक्टली। तो बहुत सी चीज़ें हमने जो अच्छी थी, उनको हमने जो है वो छोड़ दिया, मॉडर्निटी के नाम पे। तो एक तो उसकी वजह से, दूसरा आपने बिल्कुल सही कहा कि हमारा जो ग्रीन कवर है, इसको मैं ट्री कवर नहीं कहूँगी, लोग ये समझते हैं कि सिर्फ़ दरख्त लगाने से कुछ कम होता है, ग्रीन कवर भी हमारा नहीं है। जहाँ दरख्त लगने चाहिए, वहाँ दरख्त होने चाहिए, जहाँ झाड़ियाँ होनी चाहिए, जहाँ बेलें होनी चाहिए कि ओह डायरेक्टली यस। आपका ठीक है ना? ये तमाम चीज़ें ग्रीन कवर मिला के शहर के अंदर इस तरह की जो तपिश है, उसको कम करने में मददगार होते हैं। सही। तो हमने उसकी तरफ कोई तवज्जो नहीं दी है, तो फिर अब फिर खमियाज़ा तो भुगतेंगे ना। हमें थोड़ा-सा आफ़िया मैम एक तो ऑब्वियसली हमारी हुकूमतों की ज़िम्मेदारी है और वो हमारा मेजर टॉपिक है, उसके ऊपर हम बात करेंगे। जिस तरह से कराची को कंक्रीट का जंगल बनाया जा रहा है, दरख्त काट-काट के बिल्डिंग्स खड़ी की जा रही हैं, कहीं पे पार्किंग लॉट्स बन रही, कहीं पे कुछ हो रहा है, ग्रीन कवर कम हो रहा है, हमारा मैंग्रोव्स का रिकवर हम जहाँ कर लेते हैं उसके बाद उसको बढ़ाने की बात नहीं करते, दैट्स वन पार्ट। लेकिन हम जब ये बात आप कह रही हैं कि कहीं पर बेलें होनी चाहिए, कहीं पर पौधे होने चाहिए, कहीं दरख्त होने चाहिए, सो लेट्स जस्ट एक्सप्लेन टू आवर व्यूअर्स कि भाई कहाँ बेलें होनी चाहिए, कहाँ दरख्त होने चाहिए, हाँ, कहाँ झाड़ियाँ। पौधे होने चाहिए। देखें, एक सिर्फ़ एक इख्तिलाफ़ी नोट की इजाज़त दीजिए, जी। मैंग्रोव्स का कवर तो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। मतलब अच्छा। दुनिया में और कोई मुल्क ऐसा नहीं है, ये रिकॉर्ड है कि कोई एरिड एरिया मुल्क ऐसा नहीं है जिसने 300% तक इज़ाफ़ा किया हो मैंग्रोव्स में। तो ये तो एक बात अलग हो गई। ओके। हाँ, हम कराची में जो रहने वाले हैं, हम अपने आस-पास मैंग्रोव्स की कटाई देखते हैं क्योंकि पॉपुलेशन प्रेशर है। जो लोग रहते हैं साहिली पट्टी पे, क्या गैस उनको देते हैं? जो छोटे-छोटे जज़ीरे हैं हमारी क्रीक्स में, क्या उनके पास रसाई है किसी ऐसे वसाइल की जिससे वो अपना खाना गरम कर सकें या सर्दियों में अपने आप को गरम रख सकें? ओके। तो कहाँ से आएँगे? तो वो काटते हैं और उनके वो और ये कम्युनिटी के राइट्स जो हैं वो कानून के अंदर ये लिखे हुए हैं। हाँ, बेदरेक कटिंग, दरख्तों की कटिंग, क्योंकि ये जो कटिंग जिसकी मैं बात कर रही हूँ उसमें वो
और उनकी जो शाखें हैं वो काट सकते हैं, उसके पत्ते अपने जानवरों को खिलाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, अपने छपड़े बनाते हैं, जो छतें होती हैं उनकी, उसको भी उसके लिए भी इस्तेमाल होता है। और फिर मैंग्रोव जो हैं हमारे चूँकि साहिली पट्टी में हैं, जी। तो वो एक एक कुदरती प्रोसेस है कि कटाई की वजह से, जो आपकी लहरों की कटाई की वजह से जो बिल्कुल किनारे पे हैं, वो गिरते भी रहते हैं। सही। तो उनको भी उठा के ये ले जा सकते हैं। ये तमाम चीज़ें जो है ना, एक ख़ास एक उसका प्रोटोकॉल है। उससे ज़्यादा अगर कोई कटिंग कर रहा है, तो वो यकीनन गैर कानूनी है, उसके लिए जुर्माना भी है, सज़ा भी है। तो वो होनी चाहिए। बाकी जगह जो है ना, आप देखिए कि हर जगह दरख़्त कटते वगैरह नज़र आ रहे हैं और कंक्रीटाइज़ हो रहा है शहर, तो शहर की पॉपुलेशन पे नज़र डालिए ना। जी। वो लोग कहाँ जाएँ? अभी भी बिल्कुल। जो आपके जो कच्ची आबादी में रहते हैं 70% कराची के लोग, वो गुंजान आबाद इलाका है। उनसे हम कैसे तवक्को करें कि वो अपने घर के आस-पास जो है वो दरख़्त उगाएँ, कुछ पार्क एग्जैक्टली बनाएँ। मैं इसी पे आ रहा था आफिया साहिबा कि हुकूमत कह तो देती है कि जी हर दरख्त जो आप काट रहे हैं उसके बदले एक लगा दीजिए, लेकिन ये कराची जैसे शहर के लिए एप्लीकेबल नहीं है ना। आपको या याद होगा पुराना सखी हसन जो कलंदरिया चौक से लेके सखी हसन चौरंगी तक, मतलब मेरा नॉस्टैल्जिया है कि बड़े बड़े पेड़ हुआ करते थे, उसके नीचे ड्रेनेज की वो होती थी। सर वो हमने उड़ा दिया, और ऐसी एक शारा नहीं है जिस पे हमने दरख्त उड़ाए। चलिए वो तो एक है, कराची एक अवन है, एक अवन बनता जा रहा है, इसमें ग्रीन कवर की कमी एक चीज़ है। दूसरा अभी ये देख लें आप जिस जगह ये कंस्ट्रक्शन करेंगे वहाँ से आपने हटाए सारे दरख्त, जैसे कि मिसाल ले लीजिए नीपा से लेके हसन स्क्वायर तक ये सारी पट्टी। अच्छा, सिर्फ इसमें तीसरी चीज़ ये भी ऐड करती है कि जो कंस्ट्रक्शन मटेरियल है उस जगह जो काम हो रहा है वहाँ पे टेम्परेचर रिकॉर्ड करे तो वो राइजेस। सो ओवन है, बनता जा रहा है, और हमारे यहाँ कोई रेगुलेटरी बॉडी नहीं है जिसको देखे। देखें, बहुत सी असल में मसला यही है कि ये बहुत एक जिग्सॉ पज़ल की तरह है, जिसमें बहुत से कंपीटिंग किस्म की ज्यूरिसडिक्शंस हैं कि किसके हिस्से में कौन-सा क्या ज़िम्मेदारी आ रही है, ये लोगों को भी नहीं पता होता। और वो फिर या किसी और महकमे की तरफ वो चले जाते हैं, उनसे शिकायत करते हैं, उनसे अज़ाला चाहते हैं, जबकि ज़िम्मेदारी किसी और की होती है। तो सही। एक तो हमारे शहर का बहुत बड़ा मसला ये है कि कोई इसकी एक सेंट्रलाइज्ड कोऑर्डिनेटिंग बॉडी, मैं ऐसा नहीं कि वो उसमें मैं बहुत ज़्यादा कंट्रोल फ्रीक किस्म की किसी इदारे को नहीं चाहती, क्योंकि हमारे यहाँ उनकी वजह से भी बहुत मसाइल होते हैं। लेकिन सही। जो कोऑर्डिनेटिंग बॉडी तो कोई होनी चाहिए ना, जहाँ एक जगह बैठ के कहें कि भाई मैंने आज इस जगह से दरख्त काटने हैं क्योंकि यहाँ ये वाली लाइन बिछनी है या ये काम होना है। तो दूसरा डिपार्टमेंट कहे कि अच्छा फिर इस जगह आप कितना टाइम दे रहे हैं, उसके बाद हमने ये काम करना है। और वो करने के बाद तीसरा डिपार्टमेंट जो है कि अच्छा यहाँ पे 1 कटा है, उसकी जगह 5, जनरली 1 की जगह 5 की कमिटमेंट होती है, 1 की जगह 1 की नहीं होती, क्योंकि मोर्टेलिटी जो कुदरत के अंदर भी है, वो तकरीबन आपको अगर 70% आपको दरख्त जो हैं वो ज़िंदा बच जाएँ, तो इससे दैट्स अ गुड सक्सेस स्टोरी। सही। क्योंकि मोर्टेलिटी कुदरत के अंदर भी होती है। ऐसा नहीं होता कि एक दरख्त के बजाय 1 लगाएँगे तो वो ज़रूर ही हाँ। फल पोस्ट के पूरा हो जाएगा, ठीक है? अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ज़्यादातर अब रुझान ये हो रहा है कि लीगली तो आप बाउंड हैं 10 वो 5 दरख्त लगाने को, लेकिन अक्सर प्रोजेक्ट्स के अंदर कमिटमेंट 10 की होती है। सही। लेकिन हमारे प्रोजेक्ट्स की लाइफ साइकिल ही नहीं खत्म होता। ओह वो यस। चला जा रहा है, तो उसके बाद ही एब्सोल्युटली। दरख्त लगेगा ना, आप बीच में तो दरख्त नहीं लगाएँगे। बिल्कुल आपने ठीक है। नीपा से हसन कितने बिल्कुल की ठीक है। बात खास की है, करके कराची वो की बात बनी करें। हुई जगह। एब्सोल्युटली, बहुत शुक्रिया आफिया साहिबा आपके वक्त के लिए। कराची की बात करें, हुए हैं जो 2 सालों में होने थे लेकिन अब 6-6 साल हो गए, मुकम्मल नहीं हुए। वेल, इसी इंतज़ार के साथ मज़ीद इंतज़ार जा रहे हैं, ब्रेक पर वापस आते हैं। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। ब्रेक पे जाने से पहले हम कराची की गर्मी की बहुत बात करी हमने, और जो बहुत गर्मी थी उसके हमने कुछ महरक़ात जानने की कोशिश की। अब देखिए, ऐसा नहीं कि हुकूमत काम नहीं करती, करती तो है, और प्लानिंग भी करती है, मंसूबा शुरू भी हो जाता है, फिर वो मंसूबा पता नहीं कहाँ चला जाता नहीं है। होता लेकिन हाँ, अब देखिए कराची वालों की एक हसीन याद थी, उस पर बात हो सकती है कि बढ़ती आबादी के साथ एक अम्यूज़मेंट पार्क मेन राशिद मिनास रोड पे होना चाहिए था या नहीं, क्योंकि सबको याद होगा कि बहुत ज़्यादा वहाँ पे ट्रैफिक का जैम होना शुरू हो गया था। बट अपार्ट फ्रॉम दैट, यहाँ पे बरसों तक छोटे बच्चे आए, खेलते रहे, सबकी यादें यहाँ पे रही। अच्छा, उसके बाद क्या हुआ कि इसको ख़त्म किया गया अम्यूज़मेंट पार्क को, और यहाँ पे ये फैसला किया गया कि अब यहाँ पे कराची के जो लंग्स हैं उनको डेवलप किया जाएगा। जिस तरह लाहौर में है, उस तरह कराची में
बाग कराची के नाम से। हम आपको ये मनाजिर दिखा रहे हैं, मेरे ख्याल से ये मनाजिर सिर्फ देख के ही चीख चीख के आप बीती बयान कर रहे हैं शायद हमारा, और ये आप बीती के बाद ये तख्ती भी है जो कि टूटी हुई है, और ये टूटी हुई आपके सामने है। आपको यहाँ पर बाग नहीं नजर आएगा, बस ये टूटी हुई भाई तख्ती ये वो नजर तस्वीर है आएगी। सादिया कि जी। जिस वक्त पुराने गवर्नर कामरान टिसोरी उस वक्त के एडमिनिस्ट्रेटर जो थे डॉक्टर सैफुर रहमान, उनके साथ इसका कर रहे थे, संगे बुनियाद रख रहे थे। ये संगे बुनियाद जो है अब इसकी टूट बुनियादें चुका है। ढीली हो गई हैं, जी। टूट के बिखर गई हैं, और जिस तरह संगे बुनियाद का जो ये तख्ता है ये रबल्स में हो चुका है, इसी तरह आपको ये रबल्स यहाँ पे जगह जगह नजर आएंगे देखो ये आपको। कितना एम्बेरसिंग है फैसल कि वो हमें सामने तख्ती नजर आ रही है, बाग जिना, आगे पीछे सिर्फ मट्टी है, इसमें आप बाग ढूंढ सकते हैं, तलाश कर सकते हैं तो तलाश कर लीजिए। बाग तो बना नहीं, सिर्फ तख्ती लग गई, एंड दैट इज यूजुअली होता है। मरियम वहां पर पहुंची, उन्होंने मतलब ये तो वो विजुअल्स हैं जो हमने आपको दिखा देना। मरियम का आंखों देखा हाल, हमारी कॉरेस्पॉन्डेंट वहां पर जो पहुंची, क्या है वो आपको दिखा दें। साल 2023 में सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर के बाद अलादीन पार्क की बहाली का फैसला किया गया और अलादीन पार्क का जो है वो नया नाम दिया गया बाग कराची का, और संगे बुनियाद रखा गया जनवरी 2023 में सर सिंध कामरान टिसोरी ने बाग कराची का जो है वो इसको नाम दिया गया। और उस वक्त यहाँ पर 5653 जो है वो दरख्त भी लगाए गए थे। कैमरामैन नज़ाकत अली अगर आपको बाग कराची के इस वक्त के मनाजिर दिखाएं तो यहाँ पर जो दरख्त लगाए गए थे उनमें से मुत्तईद दरख्त जो हैं वो उजड़ चुके हैं, और उसके साथ साथ यहाँ पर मुख्तलिफ कामों का, मुख्तलिफ मनसूबों का जो है वो मलबा यहाँ लाकर डाला जा रहा है। उसके साथ साथ जो मुख्तलिफ अनवा के जो दरख्त लगाए गए थे, फलों के दरख्त लगाए गए थे, फलदार दरख्त लगाए गए थे, उनमें से मुत्तईद ऐसे हैं जो कि अब सफ़ाई हस्ती से मिट चुके हैं। याद रहे कि इस बाग कराची को एक अर्बन फॉरेस्ट बनाने के हवाले से जो है वो मंसूबा तश्कील दिया गया था, और कहा गया था उस वक्त के गवर्नर सिंध की जानिब से कि ये एक बहुत मुस्बत जो है वो कराची वालों के लिए साबित होगा, क्योंकि माहौल पर जो है दरख्त बहुत ज़्यादा असरअंदाज होंगे और कराची की फ़िज़ा को साफ़ करने में जो है वो किरदार अपना अदा करेंगे। उसके साथ साथ अगर कैमरामैन नज़ाकत अली अगर आपको मनावर दिखा सके तो यहाँ पर रेडियों की पार्किंग जो है वो बनाई गई है। मुख्तलिफ ठेले जो हैं वो यहाँ पर पार्क हुए हैं और इनसे जो है बाकायदा तौर पर इसके चार्जेस लिए जाते हैं पार्क करने के। उसके साथ साथ मुख्तलिफ जो नशा करने वाले अफराद हैं वो भी जो है उन्होंने यहाँ पर आकर जो है वो बसेरा किया हुआ है और उन्होंने इसको अपनी आमाजगाह बनाया हुआ है। ताहम ये मंसूबा कब पाया तकमील होगा, ऐसा लगता नहीं है कि अब ये पाया तकमील होगा। अदम तवज्जा कहें या इसको इंतज़ामी गफलत कहें, बाग कराची का मंसूबा जो है वो तातुल का शिकार है और ये कब तक पाया तकमील होगा इस हवाले से कुछ भी कहना जो है वो कबल अज़ वक्त है। जो इस वक्त की सूरत हाल है वो काफ़ी हद तक अफसोसनाक है। अगर ये मंसूबा पाया तकमील तक पहुँचता और ये अर्बन फॉरेस्ट जो है वो बन जाता तो इस वक्त कराची वालों के लिए ये एक बहुत बड़ा तोहफा साबित होता। मरियम, बात यह है कि कराची के मंसूबे मौत की तरह हैं, जिस तरह मुतय्यन है उसी तरह मंसूबा भी एक न एक दिन तो हो ही जाएगा। और जैसे कि आपने बताया ठेलों की पार्किंग है, नशई यहाँ पे अपनी आमाजगाह बनाए हुए हैं, कोई तो इस्तेमाल कर रहा है, तो यही एक हौसला अफजा है। खाली जगह पूरी करें, देखिए खाली जगह पूरी हो जगह गई तो ऐसा होता है कि देखिए जगह थी और उसका इस्तेमाल ना हो सका, तो कम से कम ये तो हो गया। वेल कराची में जैसे हम कहते हैं ना कोई मंसूबा शुरू होता है वो खत्म नहीं हो पाता, और मुरम्मती काम इतने आ जाते हैं कराची में कि नए मंसूबे क्या ही शुरू करके खत्म करेंगे। तो कराची वाले पिछले पूरे 2 हफ्ते तक हमने देखा कि बूंद बूंद को तरसते रहे। उसमें गर्मी भी थी, एक मसला तो कराची में है नहीं। गुज़िश्ता हफ्ते धाबे जी पंपिंग स्टेशन पर बिजली की खराबी के बाद 3 बड़ी वाटर सप्लाईज की लाइनें जो थी वो फट गई थी। अब तक कराची वाले तो तरस रहे हैं। जो 14 करोड़ गैलन पानी ज़ाया हुआ, उसका शॉर्टेज हुआ, पानी ज़ाया होता रहा, वो एक अलग है। जिसका शॉर्टेज हुआ वो एक अलग है, जो लोग तरसे वो अलग है, और जो गर्मी थी वो अलग। तो साद गुज्जर हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट मौजूद है, ज़रा उनसे पूछते हैं कि जो क्या रिकवरी हो गई है साद, और अगर हो गई है तो कहाँ कहाँ पानी सप्लाई हो रहा है। देखिए जी, बिल्कुल इस समय मैं मौजूद हूँ सफूरा वाटर हाइड्रेंट पर। अगर बात कर ली जाए तो वाटर कॉरपोरेशन की जानिब से, और हम ये देख रहे थे कि जी पीआरसीसी का मरम्मती काम जो है वो जारी था, वो मरम्मती काम जो है वो मुकम्मल कर लिया गया है। और अब जो मुतासर इलाके थे कराची के, वहाँ पर जो पानी की फराहमी जिस तरीके से मअतल थी उसको बहाल करना शुरू कर दिया है। इस वक्त जो शहर में जो पानी फराहम किया जा रहा है, यौमिया 650 मिलियन गैलन जो है वो फराहम किया जाता था, जिसके बाद अब इस वक्त तक जो है 610 मिलियन गैलन जो है वो फराहम किया
जा रहा है। 40 में जो है फ़र्क आ रहा है, जबकि तर्जुमान वाटर कॉरपोरेशन का कहना है कि जल्द से जल्द जो है वो इसको भी पूरा कर दिया जाएगा। इस वक्त शहर के जो मुतासरा इलाका थे उनको पानी की फराहमी जो है वो बहाल कर दी गई है, जिसके अंदर अगर बात कर ली जाए इलाकों के हवाले से तो कुरंगी के इलाका है, मलिर का इलाका है, चनेसर टाउन है, जिना टाउन है, सदर टाउन है, क्लिफ्टन है, DH है, इन तमाम इलाकों में जो पानी की फराहमी है वो मुकम्मल तौर पर बहाल कर दी गई है। इससे कबल हमने देखा था जी जो धाबे जी जो हाइड्रेंट था, जो पंपिंग स्टेशन था, वहाँ पर टेक्निकल बुनियादियों के मसले की वजह से मरम्मती काम शुरू किया गया। PRCC लाइन में जो है वो मसला आया था, जिसके बाद मरम्मती काम मुकम्मल कर लिया गया है। अपडेट कर रहे थे, बहुत सारे इलाके अभी ऐसे भी हैं जहाँ पे पानी नहीं भी पहुँच पाया है। हमारे साथ इस अहम मामले पे गुफ्तगू करने के लिए मौजूद हैं जमात इस्लामी के MPA मोहम्मद फ़ारूक साहब। फ़ारूक साहब अस्सलाम वालेकुम और बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। फ़ारूक साहब, जो इंतज़ामिया है, तर्जुमान है वाटर बोर्ड के, वो तो कह रहे हैं कि जो गैप था फिल भी हो गया और जो थोड़ा बहुत रह गया 40 मिलियन का वो भी फिल कर देंगे। आपके पास ग्राउंड रियलिटी क्या है सर? पानी हो गया बहाल, कराची में नहीं हुआ है? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाह। ये जिस पानी की बात कर रहे हैं ना, जिसमें प्रॉब्लम आता है, वो सिर्फ कराची के 40% पानी की ज़रूरत को पूरा करता है। 60% पानी की ज़रूरत कराची को जो है पानी की, वो पहले शॉर्टेज है। तो पहले तो जो पानी मिल रहा है था, और जैसे ही गर्मी शुरू होती है, देखें ये जो कुछ हो रहा है, जो शॉर्टेज होती है, लाइन फटती है, या जो भी मेंटेनेंस वर्क होता है, इसके पीछे कुछ ना कुछ है, बिला वजह नहीं होती है सारी चीज़ें। ये मैं आपको बताता हूँ ये किस वजह से होती है। कराची के अंदर एक, आपने इससे पहले भी ये इस्तेलाह सुनी होगी, टैंकर माफिया की। ये जो टैंकर माफिया है, इसकी सरपरस्ती हमारे वाटर बोर्ड और हमारी हुक्मरान सूबाई हुकूमत ही कर रही होती है, क्योंकि इसके ज़रिए से बहुत बड़ी जो है वो आमदनी होती है, और इस आमदनी का कोई भी जो है वो कहीं ऑडिट नहीं होता, और ना ही इस आमदनी का कोई हिसाब किताब है कहीं, क्योंकि ये लीगल पानी के ऊपर जो नलकों के अंदर और लाइनों के अंदर पानी मिल रहा होता है, उसको किसी ना किसी तरीके से शॉर्टेज करके जो है वो टैंकर माफिया को पानी की अहमियत को बढ़ाया जाता है। जब गर्मी के अंदर पानी नहीं मिलेगा तो फिर टैंकर की शॉर्टेज होगी, और टैंकर जो है वो फिर तो ये 4000 4500 वाला टैंकर जो आम दिनों में बिक रहा होता है, ये वाटर बोर्ड के रेट के मुताबिक ये आवाम को 1800 रुपये में मिलना चाहिए। जब ये शॉर्टेज हो जाती है पानी की, कोई मेंटेनेंस की वजह से या पानी की लाइनों की सफाई आप की, ये कह रहे हैं कि ये जानबूझ के किया जाता है, और जैसे जैसे गर्मी बढ़ रही है या पानी की डिमांड बढ़ेगी तो जानबूझ के शॉर्टेज क्रिएट की जाएगी ताकि इसको महंगा किया जा सके टैंकर को। ये एक बात है। मेयर साहब का बयान आया कि अब हर घर में पानी आएगा। तो अगर आप ये कह रहे हैं, कि खुद इसमें ये खुद ही इन्वॉल्व हैं, ये माफिया में वाटर बोर्ड इन्वॉल्व है, वाटर बोर्ड किसके अंडर आता है, और फिर वो क्यों बयान दे रहे हैं कि हर घर में पानी आएगा? मैं कह रहा हूँ हर घर को छोड़ें, अपने चेयरमैन बिलावल भुट्टो साहब के घर पे लाइन के जरिए से पानी भेजे, उनके यहाँ टैंकर डलता है। ये बात मैं नहीं कह रहा हूँ, ये खुद जो है वो बिलावल भुट्टो साहब ने कही थी। ये बात तो ऑनेस्टी झलकती है ना फिर, के सबका एक जैसा सलूक सबके साथ, सबका एक जैसा कर दिया इन्होंने सलूक, लेकिन उनको टैंकर तो मुफ्त में मिल जाता है। कराची के आवाम को टैंकर 6 और 7000 और 8000 और 9000 में भी गर्मी के दिनों में मिलता है, एक पानी का टैंकर। अभी इसके पीछे देखें कारफरमा क्या चीजें हैं। इन्होंने एक तो पहले ही कोई 20 साल से कराची वालों को मंसूबा नहीं दिया पानी का। K4 मंसूबा सबसे बड़ा मंसूबा ऐसा है जो पानी की शॉर्टेज को पूरा कर सकता था, लेकिन K4 मंसूबा इन्होंने अभी तक कटाई में 650 MDD पानी उससे आना था, उसको शॉर्ट करके 260 MDD पानी कर दिया। वो 260 MDD पानी भी जो है वो कराची शहर को लोगों को नहीं मिल रहा। अभी पिछले साल उन्होंने कहा था कि वो शायद मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन बजट में जब एलोकेशन नहीं रखी तो वो कैसे मुकम्मल होगा? फिर फारूक साहब क्या ये समझे कि K4 भी जानबूझ के नहीं कंप्लीट किया जा रहा है, क्योंकि ये टैंकर माफिया कहां से कमाएगा फिर? अब क्या क्या कह सकते हैं, कराची के अंदर क्या क्या चीजें जानबूझ के मुकम्मल नहीं की जा रही। रोड यहाँ का टूटे हुए हैं, यहाँ जो शाराय भुट्टो के नाम से इन्होंने अपने जो है वो बानी के नाम पे रखा, वो नामुकम्मल है। हब केनाल इन्होंने 13 अरब रुपए की बनाई, बिलावल भुट्टो साहब ने उसका इफ्तिताह किया और तीसरे दिन ही वो टूट गई, अभी बहाल नहीं है वो। 100 MDD पानी उससे मिल रहा था वेस्ट को और सेंट्रल को, लेकिन पानी नहीं मिल रहा उससे। K4 मंसूबे से पूरे कराची को पानी मिल रहा था, पहला मरहला ही उसका मुकम्मल नहीं हो पा रहा है। दूसरे मरहले में ऑगमेंटेशन प्लान है, जो घरों तक पानी पाइपलाइन बिछनी है, उस पर काम का आगाज ही नहीं हुआ है। सिर्फ कोई 12% काम का आगाज जो है वो BRT की वजह से हुआ था, लेकिन उस पर काम इसलिए रुक गया कि वो करने वालों ने इतना नाअहली के साथ इतना खराब कारकर्दगी थी उसके ऊपर कि वो काम रुकवा दिया कि ये
पाइप लाइन है और जो वेल्डिंग कर रहे हैं और जो ज्वाइनिंग कर रहे हैं ये नहीं चलेंगी, ये टूट जाएगी। इस वजह से कराची को पानी तो नहीं मिल रहा और सिर्फ कराची के अंदर टैंकर माफिया का राज है और इस टैंकर माफिया के राज के ऊपर कराची वाटर एंड सीवरेज कॉर्पोरेशन के जो मेयर साहब हैं उसके चेयरमैन हैं जी वजीर बल्दियात उसको देखते हैं। ये सब कुछ देखने के बावजूद वजीर बल्दियात साहब के, मेयर कराची साहब तो फारूक साहब मसला थोड़ी है, जिस तरह मेयर साहब की टीम जो है वो बारिश में खाली सड़कें दिखाने में कामयाब हो जाती है, उसी तरह एक दिन वो शायद पाइपों में भी घुस के दिखा देंगे, देखें यहाँ तो कुछ हो ही नहीं है। माई क्वेश्चन टू यू सर इज K4 पे आपकी क्या असेसमेंट है? वर्ल्ड बैंक ने उस काम को रोका हुआ है, क्यों? क्या अब तक फाइंडिंग्स आई हैं उस पर? वर्ल्ड बैंक ने जो ऑगमेंटेशन के काम को रोका था, जिसकी मैंने बात की थी आपको, ये बीआरटी के ऊपर एक उसका वो था पोर्शन। बीआरटी जो रेड लाइन बन रही है ये नीपा से लेके हसन स्क्वायर तक, इस पर 96 इंच की लाइन जो है वो डालनी थी। वो लाइन डालना शुरू हुई, पाइप जो है वो ज्वाइन कर रहे थे, तो पाइप के ज्वाइनिंग के वक्त जब वर्ल्ड बैंक ने उसको देखा कि ये नाकिस काम है, इसकी कारकर्दगी सही नहीं है, ये जो है वो जो रिक्वायरमेंट है उस रिक्वायरमेंट से नीचे का काम हो रहा है, इसलिए इन्होंने उस काम को रुकवाया। क्योंकि ये यहाँ जितनी भी तरक्याती काम हो रहे हैं ना, हुकूमत सिंध जो करवा रही है, ये सब वर्ल्ड बैंक, एशिया बैंक से कर्जा लेके करवा रही है जी। ये कोई लोगों के ऊपर एहसान नहीं कर रही। एक तो काम करवा रही है, जो करवा भी रहे हैं तो वो काम बीच में रुक जाते हैं। इसी तरह शारह भुट्टो पे भी हुआ है। लेकिन फारूक साहब कल हमने देखा, कल तो बहुत एक्टिव थी पूरी की पूरी टीम, जौहर का अंडरपास हो कि वो यूनिवर्सिटी रोड हो, हर जगह जा रहे थे। सीएम मुराद अली शाह भी थे, मुर्तज़ा भी थे, सीएम साहब तो माशाल्लाह से बैरियर कूद के जा रहे थे और बड़े लोग उनकी फिटनेस से जो है वो मुतासिर हो रहे थे। तो इतनी कूद फान तो चल रही है ना, आप लोग परेशान हो रहे हैं कि काम नहीं कर रहे? और तो वो लाहौर से जो सीख कर आए हैं मेयर साहब, वो भी अप्लाई करना है ना? नहीं, उछल कूद तो बहुत जबरदस्त हो रही है। अब लाहौर से पता नहीं क्या सीख के आए हैं। लाहौर से तो वो अब कराची वालों की जो है वो बेइज्जती करवा के आए हैं कि वो लाहौर जो कराची आया करता था देखने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर को, यहाँ से सीखने आता था, ये लाहौर चले गए सीखने। लेकिन सीखने का प्रॉब्लम नहीं है, प्रॉब्लम काम का, नियत का है कि काम करना भी चाहें। उछल कूद तो बहुत अच्छी है। वजीर आला की मैं उस शिलांग पर जो है वो हैरान हूँ कि जाहिर है उनकी फिटनेस बहुत जबरदस्त है, लेकिन उनकी फिटनेस के पीछे राज क्या है? वो इसलिए फिट है कि पूरा कराची अनफिट है। वो इसलिए सुकून में है कि पूरा कराची बेचैन है। इसलिए उनके उछल कूद से कोई मंसूबा मुकम्मल होने वाला नहीं है। अगर वो ये समझते हैं कि उनके उछल कूद और वीडियो और जो है वो सोशल मीडिया पे काम करने से कराची बेहतर हो जाता, तो शायद 18 साल में हो जाता है। इनको मजीद भी 18 साल दे दें तो कराची को ये मजीद तबाही करेंगे। तबाही के अलावा कुछ नहीं लेके आ रहे कराची ठीक के है। अंदर। फारूक भाई, फिर ये बताइए ना कि क्यों मौका दिया जा रहा है? आप 18 साल की बात कर रहे हैं, क्या कर रही है जमात इस्लामी टू मेक अ कमबैक? जमात इस्लामी तो देखिए ऐवान में भी बात करती है। जमात इस्लामी जो है वो एहतजाज भी कर रही है। कराची हक दो कराची के नाम से हमने कैंपेन चलाई है, जिसकी वजह से इनको ज़ाहिर बहुत प्रॉब्लम होती है। कराची के अंदर तो देखें इनकी कोई फुटिंग नहीं है। कराची में इनको वोट नहीं मिले, मेयर इनका कब्जा मेयर है। कराची के अंदर जो इनको सीटें जो एमएनए की और एमपी की सीटें दी गई वो सब फॉर्म 47 के नतीजे के अंदर दी गई हैं। ये फॉर्म 45 के ऊपर ही कराची के अंदर कोई इनकी फुटिंग नहीं है। तो जमात इस्लामी तो सवाल उनसे करती है जिन्होंने इनको फॉर्म 47 बना के दिया है, जिन्होंने इनको मेयरशिप पर कब्जा करके दिया है। क्या जरूरत है कि इस शहर के अंदर कोई नेमतुल्ला खान साहब जैसा मेयर अगर आ रहा हो तो उसको रोका जाए? किसने रोका है? सवाल उनसे बनता है। ईमानदार और दयानतदार लोगों को जिन्होंने इस कराची को तामीर करके दिया है, उनका रास्ता क्यों रोका गया? हम ये नहीं कह रहे कि हमें आने दें, हम ये कह रहे हैं कि अगर लोग हमें वोट दे रहे हैं हम क्यों रोक रहे हैं? ठीक है, जस्ट आखिरी 30 सेकंड है फारूक साहब मेरे पास। तर्जुमान जो है सिंध हुकूमत की ये कहती है कि जो कराची की सड़कें हैं उस पर काम जो है वो पीपल्स पार्टी की कारकर्दगी का मुंह बोलता सबूत है। आप इस पे 30 सेकंड में क्या कमेंट करना चाहेंगे? बिल्कुल सही कह रही हैं, वो मुंह बोलता सबूत है। कराची वालों को पता है। आप देख लें कि मैं आपके टीवी प्रोग्राम में आने के लिए मुझे गाड़ी रोकनी पड़ी है, क्योंकि इतने झटके लगते हैं कि मैं प्रोग्राम नहीं कर सकता। ये प्रोग्राम ही आपकी जो है वो मुंह बोलता सबूत है। सादिया जावेद साहब बिल्कुल सही कह रही हैं। कराची में आप निकल आए, पीपल्स पार्टी का काम आपको जगह जगह नजर आएगा। कचरे के ढेर जगह जगह नजर आएंगे। कराची में पानी नहीं है, कराची में बिजली नहीं है, कराची में गैस नहीं है, कराची में पुल नहीं है, कराची में कोई ट्रांसपोर्ट का निज़ाम नहीं है। कराची को ये कुछ नहीं दे रहे। तालीमी निज़ाम खराब है।
बस ये सारी कारकर्दगी पीपल्स पार्टी का मुंह बोलता सबूत है। मुंह फाड़ता चीखता चिल्लाता सबूत है। बहुत शुक्रिया मोहम्मद फारूक साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे। सिर्फ ये है कि अजराए मजाक करने की बात नहीं है, बात यह है कि वो लोग जो तकलीफ़ में हैं, परेशानी में मुब्तला हैं, और एक चंद तादाद नहीं है इन लोगों की। करीमाबाद से लेके गुलिस्तान जौहर से लेके नॉर्थ, सेंट्रल, शर्क़ी, गरबी, ऐसा कोई कोना नहीं है जहाँ पे मसाइल ना हो। लेकिन अगर आप गाड़ी का शीशा बंद करके, काली शीशी चढ़ा के और ये बोलें कि आज तो मौसम भी बहुत अच्छा है और सड़कें भी बड़ी कुशादा हैं, तो मेरे ख्याल से आप पेरिस में रह रहे हैं। इसी के साथ एक ब्रेक ले रहे हैं, दोबारा हाजिर होंगे। स्टे विद अस। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं दुनिया बोल है। हमें एक दफ़ा फिर से ज्वाइन करने के लिए आपका बहुत शुक्रिया। इट्स अबाउट द टाइम कि अब हम वो बात करें जिस पर पूरी दुनिया बात कर रही है। ऑब्वियसली अमेरिका और ईरान की कशीदगी जो है वो किसी तरफ ख़त्म होने की जानिब नहीं आ रही है। एट द सेम टाइम हम ये भी देख रहे हैं कि ईरान ने पाकिस्तान के ज़रिए अमेरिका को जो 14 निकाती जामे अमन रोड मैप है वो ज़रूर दे दिया है। लेकिन ऑन द अदर हैंड साइड हम ये भी देख रहे हैं कि किस तरह से अमेरिका मशरिक़ वस्ता में जो वेपन की जंग है उसको मज़ीद तेज़ी से फैला रहा है। इससे पहले हम ये भी जानते हैं कि कैसे अमेरिका गोल्ड से पेट्रोल की तरफ अरब को लेकर आया था, और अब इसी अरब को जहां उसके अड्डे मौजूद थे वहां पर उनको वो एमिनेशन दे रहा है मज़ीद सिक्योरिटी के लिए, जो डेफिनेटली इस खत्ते की तमाम तर सूरत हाल को बदल सकता है। वेल, विद दैट द लेटेस्ट डेवलपमेंट ये कि पाकिस्तान ने अपनी सी कोशिश ज़रूर की हैं। बिफोर गोइंग टू आवर गेस्ट अली के चिश्ती जो कि सिक्योरिटी एक्सपर्ट हैं, जस्ट वन डेवलपमेंट, और वो ये कि डिप्टी प्राइम मिनिस्टर फॉरेन मिनिस्टर इसहाक डार की गुज़िश्ता रात टेलीफोनिक कन्वर्सेशन हुई है विद द फॉरेन मिनिस्टर ऑफ ईरान सैयद अब्बास इराक़ची। और जो इस वक्त मुसालियत जारी, बहुत से लोग ये समझ रहे हैं कि मुसालियत ख़त्म हो गई, लेकिन बहुत से लोगों को ये भी पता है कि मुसालियत कारी का काम अभी जारी है। तो एक ही चिश्ती हमारे साथ मौजूद हैं। चिश्ती साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। मेरा पहला सवाल आपसे ये है सर कि प्लीज़ एनलाइटन अस, पाकिस्तान का रोल ख़त्म नहीं हुआ है, मीडिएशन अगर नहीं तो बैकडोर डिप्लोमेसी इस वक्त भरपूर जारी है। जी, रोल बिल्कुल पाकिस्तान का खत्म नहीं हो रहा। देखिए, सबसे बड़ी कामयाबी है जो जंग रोक चुकी है। ये जो जंग का मोमेंटम जो पाकिस्तान ने तोड़ा है, वो पाकिस्तान ने ही तोड़ा है। ऑफ कोर्स उसकी वजह से $5 ट्रिलियन दुनिया के बचे हैं। ऑफ कोर्स दुनिया को फायदा हुआ है। तो पाकिस्तान का रोल था, है और रहेगा, क्योंकि हमने जो है वो ना सिर्फ अभी मीडिएशंस और ऑफ कोर्स इवन हम प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी, जिसे मल्टी वेक्टर डिप्लोमेसी कहते हैं, कि जहां मुख्तलिफ ममालिक से हम इंगेज हैं। आपने देखा कि हमने ईरान को गल्फ पे अटैक करने को रुकवा दिया, और अमेरिका को जो है वो ईरान पे अटैक करने के लिए रुकवा दिया, और इजराइल को मजबूर किया कि वो ना करे अटैक ईरान पे। उसी तरह अगर आप देखें कि आगे जो फोर्स पाकिस्तान ने आज देखा, जो शिप के बारे में बात की हमारे डिप्टी फॉरेन मिनिस्टर ने, मेरी इंफॉर्मेशन है अमेरिकन वुड हैंड ओवर द ईरानियन शिप टू पाकिस्तान, और फिर वह पाकिस्तान देगा। तो हमारी डिप्लोमेसी तो है और एंगेजमेंट जारी है। हम सबको दुआ करनी चाहिए कि जंग जल्द से जल्द ख़त्म हो, क्योंकि इसने इकोनॉमिक लॉस बहुत किया है, पाकिस्तान का बहुत बड़ा हुआ है, पूरी दुनिया का किया है। और वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके आगे क्या होने जा रहा है। देखिए, डिप्लोमेसी इज ऑन गोइंग थ्रू इस्लामाबाद, और ये जो जितने पॉइंट्स और काउंटर पॉइंट्स आ रहे, ईरान वाई पाकिस्तान एंड गोइंग टू Washington and back and forth from Washington to Iran, that shows that both parties trust Pakistan as a state, as a mediator, or there is absolute agreement that Pakistan is playing that role to bring not just peace to the region but to the world. और आज हिंदुस्तान में भी अगर कुछ रिलीफ मिला है तो पाकिस्तान की वजह से मिला है। अब उसे कोई माने या ना माने, चाहे अरब मुल्कों में बहुत सारे जो मुल्क हैं आज वहाँ पे अटैक रुका है, तो वो पाकिस्तान की वजह से रुका है। जी अच्छा चिश्ती साहब, एक चीज़ ये आपने अपनी गुफ्तगू में कहा हमें दुआ करनी चाहिए एक जंग तवील ना हो, जल्द अज जल्द ख़त्म हो। मैं अगर इसको अमेरिका के लेंस से देखूं तो चाइना 80% तेल लेता है ईरान से, चाइना को नहीं मिल रहा, +1 पॉइंट टू अमेरिका। देन कतर की LNG जो कि दुनिया का नंबर 1 एक्सपोर्टर था, उसको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, और अमेरिका हैज़ बिकम, आई गेस प्लीज़ करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, द बिगेस्ट LNG इंपोर्टर राइट नाउ, विच इज़ +2 पॉइंट्स फॉर अमेरिका।
तो अमेरिका के लिए जंग की तवालत तो भले से उनका $25 अरब का नुकसान हो या फला ढिम का जो भी हो, बट उनके लिए ये तवालत इकोनॉमी तौर पे अपने चाइनीज़ जो काउंटर पार्ट्स हैं उनको वीकन करना और एलएनजी में ऊपर आना, उनके लिए तो ये चीज़ें सूट कर रही हैं उनको। और इस पे अगर आप ये भी चिश्ती साहब ऐड कर लीजिए कि अब जो वेपन्स खरीद रहे हैं जितनी भी अरब कंट्रीज है वो डॉलर में ही खरीद रहे हैं ना, तो यूएस को तो उसका भी फ़ायदा हासिल होगा। अच्छा, एक ही चीज़ साहब को इस पर मज़ीद भी बात करेंगे डेफिनेटली। आपको याद होगा फैसल, जब आई थिंक इट वाज 1973 व्हेन किसिंजर साहब विजिटेड अरब कंट्रीज़, एंड एक जो ख़ास उन्होंने ओपेक से फ़ायदा उठाया वो ये था कि पहले जो गोल्ड की होती थी, आमदोरफ्त होती थी, एक्सपोर्ट्स होते थे, उसके बाद उन्होंने पेट्रोल की जो इम्पोर्ट्स होती हैं अपने मुल्क के लिए उसको ख़ास करके डॉलर में कन्वर्ट कर दिया, एंड दैट इज़ हाउ दे वर एबल टू रेज द वैल्यू ऑफ देयर डॉलर। एंड नाउ अगैन आई मीन वो यूएस जो कि अपनी एयर बेसिस बना रहा था अपने लिए, जिसने डिफेंस के दावे किए थे अरब के लिए, वही डिफेंस तबाह बर्बाद हो गया है। अब जितना बड़ा हिट लगा है यूएई को, अब वहाँ पर अगर आप अपना एमिनेशन सप्लाई कर रहे हैं, दैट मीन्स पहले आपने उन्हें डैमेज दिया, अब आप रिकवर कर रहे हैं। मैं इस सब के बीच में जहाँ हम पाकिस्तान के किरदार की तारीफ कर रहे हैं, वहीं पे हमें जो रीजनल फॉल्स फ्लैग्स हैं, रीजनल रेड फ्लैग्स हैं, उनको भी मद्देनज़र रखना चाहिए, बिकॉज जो इसमें स्पॉयलर्स का किरदार जिन ममालिक ने अदा किया, एक, और दूसरा उन स्पॉयलर्स के साथ जाके जो मिल बैठे हैं दो, उनको देखना, उनको कैसे पाकिस्तान को लेके चलना है, ये बहुत ही अहमियत का हामिल है। सादिया, आपने भी विटनेस किया होगा कि जब से सारा मामला हो रहा है अफगानिस्तान की साइड पे कोई कुछ नहीं हो रहा, ठीक है। सो दैट्स वन थिंग कि जब हम देखते हैं कि वो स्पॉयलर्स है कौन से और कहाँ से आ रहे हैं, अब इसमें ज़रूरत इस बात की है कि जिस तरीके से यूरोप ने ये रियलाइज़ कर लिया है कि चीज़ें ख़राब होती जा रही हैं और चीज़ें बेहतर नहीं हो रही अमेरिका से, और वो अमेरिका से एक दूरी इख्तियार करते हुए नज़र आ रहे हैं। इसी तरह एशियन जो पावर्स हैं उनको भी रियलाइज़ होता जा रहा है। नाउ द सदर्न ब्लॉक, इसको कब रियलाइज़ होगा कि कब अपनी कल दुरुस्त करनी है और कब रादर देन एडिंग फ्यूल टू फायर उनको रीजनल ग्लोबल पीस में अपना किरदार अदा करना है। एज वी आर टॉकिंग, इस वक्त ब्रेंट और क्रूड अपनी हाईएस्ट पे है, बहुत ऊपर जा चुका है, सिर्फ पाकिस्तान में नहीं रीजन में पेट्रोल प्राइसेस जो है, वेल दैट्स अ डिबेटेबल टॉपिक अगेन, कि रीजनल प्राइसेस और पाकिस्तान के प्रोसेस जो हैं वो ओके। अली के चिश्ती साहब, चिश्ती साहब, अगर हमारा सवाल आप तक पहुंच गए तो प्लीज रिस्पॉन्ड। नहीं, आप एक पूछ लीजिए, सॉरी मैं रिमोट लोकेशन जी। ओके चिश्ती साहब, मैं सवाल अपना दोहरा देता हूँ। अमेरिका के लिए इस जंग की तवालत बेहतरी की जानिब दिखाई दे रही है। चाइना कमज़ोर पड़ रहा है क्योंकि ईरान से 80% वो ऑयल लेता है। देन एलएनजी जो है उसमें अमेरिका जो है क़तर को पीछे छोड़ रहा है। सो इस पे आप क्या कहेंगे? बहुत शुक्रिया। आई थिंक ये देखिए, बहुत ही फर्स्ट टीवी चैनल टू एक्चुअली टू से दिस कि देखिए, जब आप जिया करें तो रियलिस्टिक हो, और बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। द अमेरिकन इंटरवेंशन जो हुई थी स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ पे, वो एक तरीके का सही प्रोसीजर था, क्योंकि ईरान में देखिए, ईरान पे जो अटैक था वो बिल्कुल इलीगल था बाय द अमेरिकन्स, बट कतई नजर उसकी, लेकिन ईरान में एक फैक्शन है जो ईरानियन गवर्नमेंट को नहीं मानता है और उसने फोर्स किया हुआ है, वो तो इनके इंटरनल डिविजन्स हैं। अब ये जंग कोई हार और जीत के बगैर ही खत्म होने जा रही है, जिसमें अमेरिकन डोमिनेंस है। चाइना कमजोर नहीं हो रहा, चाइना इंटरवीन नहीं कर रहा, लेकिन हमें समझना चाहिए कि दुनिया में सुपर पावर नहीं इंटरवीन इसलिए नहीं कर रहे कि आप सुसाइडल हो जाएं या तो आपके साथ लोग नहीं खड़े होते। तो चाइना की अगर फॉरेन देखें, फिर फोर्स के स्टेट को रोक के जी। एब्सोल्युटली। ये कि चिश्ती साहब हमारे साथ मौजूद थे, सिक्योरिटी एक्सपर्ट। या मशरिक़ वस्ता की सूरत हाल जो बन रही है, ईरान यूएस वॉर पर भी हमारे साथ शेयर करते हैं। जस्ट हैव वन क्वेश्चन कि क्या वाकई ही यूरोप जो है वो यूएसए से दूर होता चला जा रहा है, या यूएस है जो नेटो को छोड़ना चाहता है, वहाँ अपनी फंडिंग नहीं चाहता है, एंड दे वांट यूरोप टू स्टैंड ऑन देयर ओन फीट एंड नॉट टेक एनी हेल्प फ्रॉम यूएस। विद दैट वी आर टेकिंग अ ब्रेक। मगर प्यार से, ये और इस जैसे मज़ीद इंटरेस्टिंग जुमले
जिसने फलां को सताया उसने रक्षा चलाया, इस हसद तरह ना की कर, चीज़ें। मेहनत कर, हाँ, ये वाली चीज़ें, और थप्पड़ तो पास कर वरना माँ की दुआ बर्दाश्त कर। जन्नत की हवा। ये तो वो लाइंस हैं, लेकिन इन लाइंस के साथ वो जो रंग बरंगे फूल, बूटे, पत्तियाँ, फिर बहुत सारा आर्ट ऐसा भी है कि लोग अपनी पसंदीदा शख्सियत की तस्वीर, म्यूरल्स भी ट्रक्स पे लगाते हैं। हम ऑब्वियसली बात करने जा रहे हैं आज उस आर्ट की जो कि पाकिस्तान ने दुनिया को दिया है, और वैसे तो उसको ट्रक आर्ट करते हैं, लेकिन अपने गेस्ट से बात करते हुए मन पता ये चला कि सिर्फ ट्रक आर्ट नहीं है, इसका असल नाम है फूल पत्ती आर्ट। तो जदीद दुनिया से जोड़ने वाला ये पाकिस्तान का मुनफरिद आर्ट, फूल पत्ती आर्ट जिसे कहा जाता है, सड़कों पे ही सिर्फ नहीं नुमाइंदगी कर रहा पाकिस्तान की, आलमी सतह पर मुल्क की पहचान बन चुका है। और आज इसी पे बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कराची से ताल्लुक़ रखने वाले आर्टिस्ट अली सलमान अंशन, जिन्होंने पूरी दुनिया में, चाहे वो चीन हो, कतर हो, नेम इट, इज़ अ ट्रैवलर, इज़ एन एक्सप्लोरर, इज़ एन आर्टिस्ट, पूरी दुनिया में इस आर्ट को लेकर गए हैं। और किस तरीके से, और एक बात ये भी कि दुनिया का सबसे बड़ा जो फेस्टिवल है फूल पत्ती आर्ट फेस्टिवल, उसको सजाने का सेहरा भी अली सलमान के सर जाता है। And now he is the founder of Phool Patti and creative director of Phool Patti as well. Assalamu alaikum Ali Salman साहब. It's actually wonderful to welcome you. You know, एक artist होता है, creative होता है, और they have lot of nature in them. और definitely जब वो दुनिया भर में जाके एक ऐसी चीज़ जो कि wholly पाकिस्तान own करता है, it's a big huge proud moment. मैं आपसे ऑफ द रिकॉर्ड बात भी कर रही थी लॉन्ग फंक सेंटर की कि भाई वहाँ पर आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा, बट यू नेम इट, यूरोप, कनाडा, चाइना, एवरीवेयर आप जाते हो और उनके कल्चर में अपने कल्चर को डालकर आते हैं. सो हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस एंड हाउ डिड इट एक्चुअली स्टार्ट? ये फूल पत्ती कैसे शुरू हुआ और फिर ये दुनिया के हॉराइजन पे कैसे चमका? चलें, वो देखिए फूल पत्ती ऐसे शुरू हुआ कि ये जिस आर्ट को हम फॉर ग्रांटेड ले रहे हैं, बचपन से देख रहे हैं, कोई नई चीज़ तो हमने करी नहीं है. आपने, हमने, इस पाकिस्तान में रहने वाले हर शख्स ने आर्ट फॉर्म को देखा है बचपन से, बट वो शायद देखने का फ़र्क होता है ना. मैंने देखा या सोचा कि यार इसके अंदर बड़ी वसअत है, उसमें बड़ी चीज़ें हो सकती हैं. हम इसको छोटे छोटे चैनक से निकाल के हम बड़े बड़े कैनवसेस पे ले जा सकते हैं, म्यूरल्स पे ले जा सकते हैं, आर्ट कल्चरल एक्सचेंज पे लेके जा सकते हैं. तो उस ज़माने में तो मुझे मेरा मजाक उड़ाया गया कि यार ये कोई कैसे हो सकता है, बट वो कभी कभी होता है ना कि शायद अगर आपकी विल हो तो आप अचीव कर लेते हैं. या तो बस वो सीन था. तो वो ट्रैवलिंग का मुझे शौक़ था, कल्चर का, मैं तालिब इल्म था, तो वो सारी चीज़ें बनती चली गई और अल्हम्दुलिल्लाह आज हम दुनिया के 35-40 मुल्क जा चुके हैं और एज ए ट्रैवलर मैं 60+ कंट्रीज़ में वैसे ही जा चुका हूँ. तो बाकी है कि मुख्तलिफ़ कल्चर्स को ऑब्ज़र्व करने का मौका मिला, सीखने का मौका मिला, फिर उनको इसके अंदर मर्ज करने का मौका मिला. और इस आर्ट फॉर्म में इतनी वसअत है कि व्हाटएवर यू इमेजिन यू कैन इनकॉर्पोरेट. इस आर्ट फॉर्म की इतनी, वो जो आपने कहा ना, पोर्ट्रेट, लैंडस्केप, यानी सीनरीज, टेक्स्ट, मतलब जो शुरू में आपने शायरी की बात की, तो मेरा फेवरेट है कि हम चले दुश्मन जले. तो बात है, व्हाटएवर यू इमेजिन यू कैन इनकॉर्पोरेट. इसमें इतनी वसअत है, इसके अंदर इतनी तवानाई, और ये हमारा अपना आर्ट है, ज़मीन का आर्ट है, ये पाकिस्तान का आर्ट है. यस, आपने पाकिस्तान के आर्ट की बात की. पाकिस्तान नाउ इट्स डूइंग वेरी वेल. पिछले कुछ सालों में जो सॉफ्टर इमेज था उसको बड़ा डेंट हुआ है हमारा, बट कल्चर जो है वो एक मुल्क के सॉफ्ट इमेज को उभारने में बहुत बड़ा किरदार अदा करता है. इस फूल पत्ती आर्ट ने आपके तवस्सुत से पूरी दुनिया में पाकिस्तान के सॉफ्ट इमेज को कैसे इम्प्रूव किया है? लोग यूरोपियंस हो गए, नॉर्थ अमेरिकन हो गए, या फिर इवन इन द एशियन रीजन कैसे परसीव करते हैं इसको? देखिए, मैं अकेला तो नहीं हूँ, एक पूरी टीम है जी. मैं कहूँगा मैं नहीं, मेरी एक पूरी टीम है. उसके अलावा भी बहुत से आर्टिस्ट इन्वॉल्व हैं जो इसको प्रमोट करें अपने लेवल पे. बट ये कि हम लकी रहे कि हमने इसको इंटरनेशनली तौर पे बहुत अच्छे लेवल पे इसको रिप्रेजेंट किया. जहाँ तक इंटरनेशनल ऑडियंस का या उसको देखने वालों का ताल्लुक है, बड़े वो इमेज होते हैं. जैसे हमने वो कभी उसको हाथ लगा के चेक करते हैं यार ये स्टिकर तो नहीं है, जब उनको यकीन भी नहीं आता यार ये हाथ से कैसे बन सकता है, क्योंकि इतने बड़े, क्योंकि देखिए वो हर एक आर्ट फॉर्म की अपनी वसअत होती है, क्योंकि हमारे अंदर इतनी लेयर्स होती हैं. एक म्यूरल आर्टिस्ट या जो आप देखते हैं वो जो स्प्रे से कर रहे होते हैं, उनकी एक अलग ज़बरदस्त काम है, बट हमारे आर्ट के अंदर इतनी लेयर्स होती हैं कि कभी उनको यकीन भी नहीं आता कि यार ये गाड़ी के ऊपर स्टिकर लगा है. तो अक्सर पेशर ऐसा होता है. फिर ये वाली बात है कि हम इंटरनेशनल फोरम्स पे करते हैं, क्योंकि इंटरनेशनल म्यूरल्स बना रहे होते हैं, तो वो जैसे कि 2-3 दिन का हमारा प्रोजेक्ट है, तो वो आके देखते हैं लोग
तो उनको एक तो एक्साइटमेंट होती है यार, ये फिर पूछ के जाते हैं, भाई आपकी बात सॉफ्टवेयर इमेज की बात है, तो हम उनको बताते हैं पाकिस्तान में एक आर्ट है, ये हमारा चलता फिरता म्यूज़ियम है, इसके मतलब मुख्तलिफ हम डिस्क्रिप्शन देते हैं। तो वो अगले दिन अगर वो होते हैं तो वो आते हैं वो रिसर्च करके कि यार ये तो बड़ा ज़बरदस्त है। तो फिर साथ साथ अगर आप जा रहे होते हैं, देखें फिर आप आर्ट को तो रिप्रेजेंट कर नहीं रहे होते, आप ओवरऑल पाकिस्तान को रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं। तो फिर वो रैंडम क्वेश्चन भी होते हैं यार पाकिस्तान में ये क्या है, वो क्या है, तो बताते भी अच्छा लगता है कि यार हम 60+ लैंग्वेजेस बोलते हैं, हमारा कुजीन बड़ा डिफरेंट है, हमारी कल्चरल वैल्यूज़ बड़ी डिफरेंट हैं, हमारा नॉर्थ, हमारा ईस्ट, हमारा वेस्ट में बिल्कुल डिफरेंट अलग अलग कल्चर्स हैं, अलग अलग वैल्यूज़ हैं, और हम उन सब कल्चर वैल्यूज़ को इस आर्ट के अंदर दिखाने की कोशिश करते हैं, और हम आपकी आर्ट को भी आपकी कल्चर को भी इस आर्ट में दिखाने की कोशिश करते हैं। तो वो एक बड़ा कॉम्बो किस्म के जब प्रेजेंटेशन हम देते हैं या बताते हैं तो वो बड़े इंप्रेस भी होते हैं। और बाद से मैं बहुत से ऐसे लोगों को जानता हूँ जो बाद में उन्होंने ट्रैवल भी किया पाकिस्तान, जो मुझसे इन टच भी हैं, तो उन्होंने बोला यार वाकई जो तुम बता रहे थे, और हमारी हॉस्पिटैलिटी तो आप जानते ही बिल्कुल सही कह रहे हैं। मैंने तो ओबामा, एलिजाबेथ दोम और प्रिंसेस डायना, इन सब के म्यूरल्स भी हमने देखे हैं, बिल्कुल देखे, चकवाल रोड वाली चलते हुए। अच्छा, एक चीज़ मुझे पूछनी, भाई किसी भी कल्चर की अडेप्टेशन क्या है कि आप उसे किसी दूसरे मुल्क लेकर जाएं और फिर वो आपको उनके रंगों में नजर आए। सो अब जब मैं ये ट्रक आर्ट देख रही थी, आई एम इमेजिनिंग एनी ऑफ द बिग कार्स हैविंग दिस फूल पत्ती आर्ट ऑन इट। कभी ऐसा हुआ है कि आप कहीं गए हों और उन्होंने कहा कि यार ये हमें किसी गाड़ी पर चाहिए या हमें किसी चीज़ पर चाहिए? जी, हमने हमारे एक बड़े अच्छे दोस्त हैं, पाकिस्तानी ओरिजिन है, कैनेडियन है, उनकी एक लिमिटेड एडिशन सुपरा है। वाह, हर वो इतनी एक्सपेंसिव गाड़ी थी, तो मुझे खुद भी वो यार ये इससे बनवा रहे हो, तो लोगों ने बोला यार ये सुपरा तो बनवा रहे हो, ताबिश तौफीक नाम है उनका, मगर उन्होंने बनवाई और उन्होंने हमें जाने नहीं दिया। हालांकि हमारा बिल्कुल टूर ऑफ हो चुका था, हमें जाना था और हमारे पास बहुत कम दिन थे और जिसमें हमने कनाडा एक्सप्लोर करना था, तो उन्होंने नहीं, ये तुमने कुछ भी करके मैं माय कार, हाँ, और उन्होंने मैं एक्सटेंड कर दूंगा तुम्हारा स्टे जो भी है, बट तुमने ये गाड़ी बना के जानी है। और वो सुपरा हमने बनाई, और उन्होंने वो सुपरा जो है ना बड़ी टोरंटो के अंदर वो आपको हर फंक्शन मेले और हर नेशनल डेज पे नज़र आती है। इसके अलावा बेतहाशा गाड़ियाँ बनाई। एक दफ़ा हमने क्या कहते हैं कारवान बनाया था, वो स्कॉटिश आदमी का था, और वो हम जर्मनी के टूर पे थे, तो ऑल द वे स्कॉटलैंड से वो जर्मनी लेके आए, और जर्मनी के भी हम नीदरलैंड के बॉर्डर के पास थे, तो वो ऑल द वे नीदरलैंड बॉर्डर पर हमें गाड़ी उन्होंने हैंड ओवर की। हमारा एक दोस्त है, उनका वर्कशॉप था, उन्होंने हमें हैंड ओवर करके चले गए। उसने तो बनाओ 3 दिन के बाद मैं आऊँगा, और जब 3 दिन की बात है बड़े सरप्राइज़ हुए। तो वो आज भी स्कॉटलैंड में है, और हम गए तो हमसे मिलने के लिए आए, इंग्लैंड में गए तो मिलने के लिए आए। तो ऐसे बहुत से दोस्त हैं जो मुख्तलिफ ओकेजन्स भी उन्होंने हमसे करवाई, और वो इन टच हैं। जस्ट 1 लास्ट मिनट, और फ्यूचर कैसा देखते हैं, क्या प्लान्स हैं, मज़ीद कहाँ लेके जाना चाहते हैं सार्ट को? नहीं, कोशिश तो हमारी है कि हम इसको अच्छे से अच्छा करें। अभी हमने इसको डिजिटल पे भी ले गए, एनिमेशंस की भी हमने एग्जीबिशन की है इन चाइना। तो ये है कि इसको और जितने भी आप समझ लें कि नई इनोवेशन, नई टेक्नोलॉजी उसके साथ हम मांग करके और अच्छे तरीके से प्रेजेंट करें, ताकि इसकी वैल्यू एडिशन हो सके, हो जाए। ऑलराइट, अली सलमान अजय साहब, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम, और पाकिस्तान के इन खूबसूरत रंगों को पूरी दुनिया तक ले जाने के लिए, पूरी दुनिया में पाकिस्तान के ये जो वाइब्रेंट कलर्स हैं उनको दिखाने के लिए, और फिर दुनिया को अमेज़ करने के लिए एक बार फिर थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम सर। उम्मीद करते हैं आपसे दोबारा भी मुलाकात होगी। ऑलराइट, तो जनाब, जिसको कहते हैं ना कि पाकिस्तान के अनेक रंग हैं, अनेक ज़बानें हैं, अनेक खाने हैं और अनेक कल्चर है, तो क्यों ना हम इसको सेलिब्रेट इसी तरह करते रहें। विद दैट हम आपसे लेंगे इजाज़त, अब आपसे मुलाकात होगी कल। रखिए अपना ख्याल, अल्लाह हाफ़िज़। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।